एंड फॉर्म जाइगोट। ये पढ़ा था। तो दो गैमेट्स ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दो गैमेट्स ही, ठीक है। एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए। मेल गैमेट बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीमेल गैमेट बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। बात समझ में आई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे जीव करते हैं, उसमें से एक प्लांट है और एक ह्यूमन बीइंग है। इन दोनों का हमको चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट का। तो अगर प्लांट, इसका मतलब ये है कि सारे प्लांट, ऑल प्लांट रिप्रोड्यूस वाया सेक्सुअल मोड, नहीं। कुछ प्लांट असेक्सुअल भी करते हैं। वो कौन सा प्रोपोगेशन था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वहां पे कुछ प्लांट में रूट से भी उग जाते हैं, कुछ प्लांट की लीव से भी उग जाते हैं, है ना। तो पर कुछ प्लांट ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट, कुछ क्या बहुत सारे प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेल गैमेट बनाएंगे, वो फीमेल गैमेट बनाएंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा, फिर जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से एक नया पेड़ या जो भी है वो जन्म लेगा। बात समझ में आई। तो अगर फ्लावर, अगर अगर प्लांट मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है, तो फिर वो बनते कहाँ पे? तो ह्यूमंस में जगह फिक्स है। अगर बात करूं मेल की तो वो बनते टेस्टिस में, बात करूं फीमेल की तो बनते ओवरीज में। तो फिर पेड़ में क्या बनते हैं? पेड़ में ना टेस्टिस होते हैं ना ओवरीज होती है। तो आंसर है फूलों में। आप फूल देखते हो, प्लांट जो फूल है वो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है। फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होते हैं। फूल के अंदर बनते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट। फिर बात समझ में आई? यस और नो? सो फ्लावर इज अ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा, फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स ये ऐसे फ्लावर है जिनमें या तो मेल पार्ट होगा या से फीमेल पार्ट होगा। बस यूनि ओनली एक, या तो मेल पार्ट होगा। एग्जांपल के लिए पपैया, तो पपीता होता है। पपीता, पपीता में मेल पपीता का फूल अलग होता है और जो होता है फीमेल पपीता उसका जो फीमेल होती है उसका फूल अलग होता है। तो फीमेल फ्लावर और दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब जो दोनों मेल ऑर्गन है और जो फीमेल ऑर्गन है वो दोनों अलग अलग फूलों में होंगे। तो सर ये कौन है मतलब सब होगा, मैं सब बताऊंगा। फिर वाटरमेलन, तरबूज खाते हो, वो भी, उसके फूल भी कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये ऐसे फ्लावर है जिसमें एक ही फूल में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। इट कंटेन बोथ दी रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दोनों पार्ट है उसमें। उसमें कौन से हैं? अपने को देखा हुआ मस्टर्ड, सरसों के खेत, सरसों का पेड़, वो बाइसेक्सुअल है। हबिस्कस पता है हमारे, वो फूल उगते हो लाल कलर के, वो जो अपने यहाँ अपने गार्डन में लगाते हैं लाल कलर के ऐसे, जो भी है। अच्छा, फिर सबसे बेस्ट आपने वो फूल, उसके फूल देखे हुए हैं? पता है जो उसके बाद फाल आता है, आम के पेड़ के फाल आता है, फाल देखो फाल। फिर पता है ये अपने जो ये नींबू होते हैं, नींबू के पेड़ का फाल देखे हुआ है? फूल देखे हो नींबू के पेड़ के? नींबू भी बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो नीम के पेड़ पे वो मोर बोलते हाँ, वो जब पता है हम बोलते हैं कि इस पेड़ पे फाल आया अभी। अब सोए भाई 2 मिनट रुको। हम बोलते हैं कि इस पेड़ पे फाल आया है, वो फाल फूल ही है उसका। उस फाल में कुछ नहीं है, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है। ये बात समझ में आई? तो मैं आपको वो फूल दिखाता हूँ जो अपने ये देखो, ये पपीता का फूल है। ये आप पपीता देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो फ्लावर है ये केवल फीमेल फ्लावर है। इसमें ये जो पार्ट दिखा ये केवल फीमेल पार्ट, मेल पार्ट इसमें नहीं। मेल पार्ट दूसरे फूल में होगा। तो ये कैसे फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और भी एग्जांपल है इसके, तो फोटो तो ये रहे। ये देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक ही फूल में दोनों पार्ट है, इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात समझ में आई? ओके। अब मैं आपको है ना फ्लावर के बारे में बता दूं। भाई फ्लावर में आखिर में होता क्या था वो डबल समझ में आएगा। देखो, अगर हम बात करें फ्लावर की, तो
वो प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन कहाँ पे होंगे? फूल में होंगे। ठीक है, तो ये एक फूल का फोटो है। इसमें आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये 3 पार्ट से बना होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट ओवरी। बात समझ में आ गई? तो जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फीमेल गैमेट तो चाहिए, ओवम जिसे हम बोलते हैं, तो वो इस ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, और आपको ये दिख रहा है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पूरे को बोलते हैं स्टामेन। इसके 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट जिसे एंथर बोलते हैं, और ये लंबा रस्सी इसे बोलते हैं फिलामेंट। बात समझ में आ गई? सो स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। बात समझ में आ गई? अब आप बोलो सर समझ में आ गया कि फीमेल गैमेट तो यहाँ होता है, तो मेल गैमेट क्या होता है? ऑब्वियसली मेल पार्ट पे होगा, तो कहाँ पे होगा? ये जो एंथर है, एंथर, कोई भी फूल के लिए कभी आप एंथर टच करना, आपके हाथ पे ना कुछ पीला पीला पाउडर चिपकेगा, उसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पाउडर। वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर है? तो मेल गैमेट जो होता है वो एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो आपस में मिक्स हो जाए। क्लियर है? इसके लिए इस पोलन का इस फीमेल पार्ट पर जाना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये कैसे होगा वो भी समझेंगे। तो अब हम समझते हैं पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? देखो, जब पोलन ग्रेन का समझ लो, जब भी पोलन ग्रेन एंथर से कहा जाएगा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल पार्ट है। तो जब when the transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination। क्या कहलाता है पॉलिनेशन? कि यहां से ये कौन करेगा? हम भी कर सकते हैं। हाथ टच करो, पता है हमने पढ़ा था वो हेरिडिटी, उसमें मेंडल ने खुद ने किया, हाथ से किया था। अब हाथ में चिपक गया, फिर यहाँ ले रगड़ दो, हो गया पॉलिनेशन, खत्म। सिर्फ ट्रांसफर करना है। पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मेल गैमेट और फीमेल के बराबर मिक्स हो गए, नहीं। पॉलिनेशन जस्ट मींस पोलन ग्रेन यहां से उड़ के यहाँ पहुंच गया। यहाँ तो आप करोगे, यहाँ मधुमक्खी आगे बिन बिनाती हुई, ठीक है ना, वो यहाँ बैठेगी, पावा पटा होगा पोलन ग्रेन, ठीक है, वो यहाँ बैठेगी तो यहाँ पहुंच गया पोलन ग्रेन। तो द पॉलिनेशन कैन बी डन बाय वेरियस एजेंट्स लाइक ह्यूमन। हवा भी कर सकती है, तेज हवा आती है, पोलन ग्रेन ये बहुत सॉफ्ट होता है, हवा उड़ जाते हैं, उड़ जोड़ यहाँ लैंड कर देंगे। पानी में जो फूल पानी में होते हैं उनके लिए पानी कर लेता है। एनिमल भी करते हैं, कोई गाय भैंस घूम रही है, उसके उसका मुंह थोड़ा टच हुआ, उसके मुंह भी यहाँ चिपक गए, थोड़ा यहाँ पहुंच गए। तो pollination is done by various agents like insect, animal, air, wind, etc. और pollination का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बस इतना मतलब पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन अलग होता है। फर्टिलाइजेशन मींस जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स हो जाएंगे, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो तो भी बहुत टाइम लगेगा। अभी सिर्फ मेल गैमेट यहाँ पहुंचे, उसको यहाँ तक भी पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेगा वो भी दिखाऊंगा अभी। अब सुनो, इमेजिन करो कि इस फूल का तो स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन किसी और फूल का है। 2 ऑप्शन है, या तो इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन चिपके वो इसी फूल का हो, अरे हाँ के ना, या फिर इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन चिपके वो किसी और दूसरे फूल का हो। सही बात है भाई, अरे हाँ के ना। इफ द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ये क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन किसी और का, स्टिग्मा किसी और का, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इसी फूल का पोलन ग्रेन, इसी फूल का स्टिग्मा, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आई? तो ये देखो, अभी आप डेफिनेशन पढ़ो। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा। स्टामेन कौन? मेल पार्ट। आप चाहो तो स्टामेन की जगह एंथर भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं। It is done by various agents like wind, water, insect, animal, etc. अब आता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम सेल्फ पॉलिनेशन नोन एज सेल्फ। क्रॉस में क्या होगा? पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक का पोलन ग्रेन दूसरे का स्टिग्मा।
समझ गए? ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी कौन करेगा? वही हवा हवा वही करेंगे। समझ गए? अरे कोई दिक्कत है? सर किसी का भी पोलन ग्रेन किसी भी जा सकता है, वो हमारे हाथ में होता है, वो इट्स ऑल रैंडम। ठीक है, नेचर कंट्रोल करता है। तो मैं फोटो में समझाऊं आपको तो देखो, ये मैं इस फूल की बात कर रहा था, हबिस्कस। ठीक है, फीमेल पार्ट मेल पार्ट। ठीक है, पोलन व्हाइट बॉय पाउडर जो एंथर पे होता है, इंसेक्ट बैठता है वहां पर चिपकता है, फिर ये यहाँ लैंड कर देता है, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो सेल्फ। सेल्फ में क्या हो रहा है? जिस फूल का पोलन है उसी का स्टिग्मा है। समझ गए? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। इसका पोलन, इसका स्टिग्मा, कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल। ये डेफिनेशन मन से लिखने की होती है। समझ गए? कोई दिक्कत? और जो पॉलिनेशन करता है उसे बोलते हैं पॉलिनेटर। हमारे बुक में तो नहीं है, ध्यान रखो आप, अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हो तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा आंसर। ठीक है, इजी वर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो, तो हमने ये पढ़ लिया स्टामेन क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो चीज से बना होता है, फिलामेंट और एंथर। पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट, तीन चीज से बना है, बॉटम में ओवरी, मिडल वाला स्टाइल, और सबसे ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा। ओके, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? ओवम, मतलब एग, फीमेल गैम। ठीक है, तो सर व्हाट हैपन व्हेन पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा? पोलन पहुंच गया, पॉलिनेशन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो वो मेल गैमेट है वो किससे जाके मिले? फीमेल गैमेट से। ठीक है, जब मेल गैमेट दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो क्या हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जब तक इस ओवम से मेल गैमेट नहीं मिलता है तब तक इसे बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या बोलेंगे? और जैसे ही इससे मेल स्पर्म या मेल गैमेट मिल जाएगा तब उसे बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, उसे जाइगोट बोलते हैं। जब मैं जाइगोट बोलता हूं मतलब मिक्स हो चुके हैं, जब मैं ओवम बोलता हूं तो मिक्स नहीं है। समझ गए? दोनों में अंतर है। पता है हम जो बीज, पता है बीज होता है, बीज बीज जाइगोट ही है। तो होता क्या देखो अभी समझो, जैसे ही पोलन ग्रेन, as soon as pollen grain land on the stigma, आपको ये दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन में दो चीजें होती है। एक तो बाहर सुरक्षा कवच होता है, टफ कवर होता है, उसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है ना, ये मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट इस पोलन के अंदर होता है यहाँ पे। ये जो कवर है ये इसको बचाता है। अरे भाई इसके ऊपर जिम्मेदारी है एक नया पेड़ लाने की, इसको बचाना पड़ेगा ना, वरना पेड़ की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी। तो as soon as as soon as pollen grain land on the stigma, a tube develops from it, से ट्यूब निकलती है। अब क्या था ना, हमने पढ़ा था कीमोट्रोपिज्म, हाँ बस वो कीमोट्रोपिज्म। केमिकल बताते हैं इस ट्यूब को कि भैया ओवम कहाँ पे है। उस केमिकल का पीछा करते हुए ये पोलन ट्यूब यहां से निकलती है और सीधा पहुंचती है ओव्यूल तक। और आपको ये ओव्यूल, ये दिख रहा है ओव्यूल, आपको उसके अंदर ये दिख रहा है, ये सारे अनफर्टिलाइज है। ये सारे क्या है? अनफर्टिलाइज्ड है। पता है किसी किसी फ्रूट में एक से ज्यादा बीज होते हैं, इसका मतलब उसके उसके ओव्यूल में एक से ज्यादा एग थे। बात समझ में आ गई? एक एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट, एक बीज, दूसरा फीमेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, दो बीज। तो सर मगफली में ऐसा होता है, मगफली है, फिर और वो ले लो अपने दाडम। दाना में। फिर अगर मैं बात करूँ उसकी मैंगो की, उसमें एक ही है, उसमें एक ही गुठली होती है। डिपेंड कैसा कि वो कैसा, अपने तरीके पे जाने का नहीं, सिर्फ एक फैक्ट बताया। अब as soon as this pollen tube develops, it reaches the ovary and from there it reaches the ovule. Then the male gamete
enter into the pollen tube, reaches up to the ovule and fuses with the female gamete ovum there. As soon as it fuses with female gamete, okay, fertilization is complete and zygote is formed. बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से देखिए, एक फ्लावर में क्या क्या होता है? फीमेल पार्ट पिस्टल, मेल पार्ट स्टामेन, और क्या होता है भाई? ऐसा है कि फ्लावर को किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन पहुंचाना है, उसे खुद के दांत होते नहीं पेड़ के, तो उसको या तो कि मधुमक्खी चाहिए, कोई और चाहिए, एजेंट चाहिए, ठीक है? सबसे बेस्ट मधुमक्खी होती है, पॉलिनेटर चाहिए, ठीक है? मधुमक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी ये सब पार्ट होता है, दिख रही है ये बात? इसे पेटल्स बोल रहे हैं, इसकी खुशबू से वो अट्रैक्ट होती है, ठीक है? तो ये पेटल्स, ये सीपल्स है ना, ये सब उसके एक्स्ट्रा पार्ट, ओके? अब जैसे ही जाइगोट बन गया अंदर, जाइगोट टर्न इनटू सीड, क्या बन जाता है वो? सीड। और जो ओव्यूल है, पता है हर बीज में कवर होता है, गुठली में भी कवर होता है ना, वो ओव्यूल है। और आप जो फ्रूट खाते हो, फ्रूट खाया हुआ ना आम, वो जो आम का जो रसीला पार्ट है वो एक्चुअली ओवरी है, ओवरी टर्न इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनती है और बाकी सारे पार्ट गिर जाते हैं। तो आप जो फ्रूट खा रहे हो एक्चुअल में वो फ्लावर की ओवरी है, और जो बीज है अंदर का वो जाइगोट है, और जो बीज का कवर है वो ओव्यूल है। बात समझ में आई? सो एज सून एज द फर्टिलाइजेशन हैपेंस, ओके, ओवरी क्विकली स्वेल्स, फूलती है, टर्न इनटू फ्रूट, ओव्यूल टर्न इनटू अ टफ कवर एंड द जाइगोट बिकम सीड। इट कंटेन फ्यूचर एम्ब्रियो, आने वाला पेड़ है वो, बीजी तो पेड़ है भाई। As soon as that seed land in the soil, it develop into a new plant. This is known as germination. बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखो, pollen grain produced in the anther are transferred to the stigma of the flower. ट्रांसफर हो गया है। Pollen grain germinate and forms a pollen tube which passes through the style, है ना, स्टाइल से पास होती है, and reaches the ovule present in the ovary. थर्ड, जैसे पहुंचेगा मेल गैमेट पहुंचेगा और उस फीमेल गैमेट से क्या कर देगा? मिक्स हो जाएगा। The fusion of male and female gamete is called fertilization and zygote is produced inside the ovary. तो फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, जाइगोट इज फॉर्म। फॉर्म कोई दिक्कत नहीं, सही। जाइगोट फिर डिवाइड होकर क्या बन जाता है? एम्ब्रियो, मतलब सीड बन जाता है। ओव्यूल डेवलप इनटू अ थिक कोट, ओव्यूल मतलब वो गुठली का कवर, एंड चेंजेस द सीड ग्रेजुअली। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट फॉल्स ऑफ, गिर जाता है। तो एक्चुअली हम जो फ्रूट खाते हैं वो ओवरी, ठीक है? ओके, अब किसी भी बीज में, किसी भी सीड में दो पार्ट होते हैं, एक ये जिसे हम बोलते हैं इसका देखो दो पार्ट होता है, एक तो होता है ये, इसे बोलते हैं कॉटिलेडोन्स, क्या बोलते हैं? और एक ये पार्ट होता है, ठीक है? इसके अंदर में क्या है पता है? ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये तो बनेगा टहनिया, पत्ते, फ्यूचर सूट है, और रेडिकल ये बनेगा आपके जड़े। तो जब उसको आप बोओगे ना, तो ऐसी बात है कि जब हम किसी बीज को बोते हैं ना, तो स्टार्टिंग के दिनों में उसको जो तत्व चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, वो उसको मिट्टी से नहीं मिलता है, क्योंकि जड़ तो है ही नहीं ना। प्लांट कहाँ से लेती है सब सामान? मिट्टी से। मिट्टी में क्या है उसके पास? जड़ है, उसके पास जड़ तो है ही नहीं बीज के पास। तो ये जो कॉटिलेडोन्स है, ये कुछ नहीं है, ये फूड है इसका। क्या है इसका? फूड है। तो जब तक इसकी जड़ें नहीं बन जाती है तब तक ये इसी को खाएगा, फिर बाद में ये, फिर जब जड़ें तैयार हो जाएगी ये ऑटोमेटिक गिर जाता है, फिर ये जड़ बन जाता है, इसको बोलते हैं रेडिकल, फिर ये कहलाता है प्लूम्यूल, ये फ्यूचर सूट है, तो डाली निकलेगी, फिर एक डाली, दो डाली। तो देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड, द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो which develops into a seedling, seedling मतलब छोटा पौधा, under appropriate condition। क्या होती है appropriate condition? मिट्टी, थोड़ा पानी, वो appropriate condition है। This process known as germination। समझ गए? कोई दिक्कत है बोलो। तो आपको समझ में आया कि प्लांट किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? उनका मेल
ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है, मालूम पड़ गया। ठीक है, मेल ऑर्गन, ऐसे फ्लावर भी है जिसमें केवल मेल ऑर्गन है और केवल फीमेल है, ऐसे ऐसे भी है जिसमें दोनों ही एक में, तो इसलिए एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, पोलन पहुंचा स्टिग्मा तक पॉलिनेशन, या तो सेम फ्लावर है सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग है तो क्रॉस पॉलिनेशन। फिर जब पोलन लैंड करता है, इट डेवलप अ पोलन ट्यूब, इट रीचेस अप टू ओव्यूल इनटू द ओवरी, मेल गैमेट follow the pollen tube and reaches to the ovule, there it meet female gamete ovum and it fuses with it, forms zygote, the zygote becomes seed or embryo, ovule turn into thick cover, ovary swells and become fruit, other part falls off। सही है। तो ये प्लांट जो, वो वाले प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका पूरा सिस्टम ही है। बात समझ में आ गई। अब यहां तक कोई दिक्कत है बोलो। अब हम जाते हैं ह्यूमंस पे। कोई दिक्कत नहीं बेटा? ऑनलाइन में जो है देवांगी समझ में आ गया, रानी, नेत्रा, और कौन कौन लिखना? भाई भी है, भाई समझ में आया बेटा? ओके, अब देखो बेटा, अब हम आ रहे हैं ह्यूमंस पे। ह्यूमन में देखो, प्लांट में फिर भी सिंपल प्रोसेस है, इतना कोई झोल झाल नहीं है, क्योंकि प्लांट ठीक है, वो एक जगह खड़े रहते हैं, उनका इतना कोई, दे ऑलवेज फॉलो अ सेडेंटरी लाइफ, मतलब खड़े हैं बस। पर हम तो मोटाइल है, मूव करते रहते हैं, हम ज्यादा वर्सेटाइल एनिमल्स है, जीव है। जो बाकी भी है वो भी वर्सेटाइल है, जैसे कि शेर है, उसको घूमना है, अपना पूरा इलाका बनाना है। भाई ना, शेर का भी एम्पायर होता है, तो इतना पूरा जिला कैसे होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी शेरनियां होती है, पूरा उसका इलाका होता है, वो उस इलाके का खाना से कोई खा सकता है। तो जो बाकी एनिमल्स है, ओके, तो हम भी कर रहे थे सेक्सुअली प्रोड्यूस, और प्लांट भी कर रहे हैं। अब हमारे अंदर जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ होता है। कैसे होता है? तो देखो, जब हम पैदा होते हैं, हम भी रिप्रोड्यूस करते सेक्सुअली करते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या बनेगा? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, करेक्ट है। प्लांट में तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फूल के अंदर दोनों है, ठीक है, दोनों मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी है, तो ट्रांसफर हो गया। ह्यूमन में ऐसा नहीं, एक ही पर्सन में दोनों पार्ट नहीं होते हैं, मेल पार्ट अलग पर्सन में होगा, फीमेल पार्ट अलग पर्सन में होगा। तो एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसलिए मेल में आपको दो जेंडर मिलेंगे, प्लांट में दो जेंडर नहीं होते। किसी किसी में हो सकते होते हैं कि हाँ, जैसे पपैया है, उसमें होता है कि ये मेल पपैया, ये फीमेल पपैया, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो। बात समझ में आई? पर ह्यूमंस की बात करें, हम में हमेशा जेंडर अलग होगा, एक ही जेंडर में आपको दोनों पार्ट नहीं मिलने वाले। क्लियर है? हम जो छोटे होते हैं उस समय हमारी, हम जितना भी खाना खाते हैं, हम जो भी कर रहे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी का एक ही फोकस है, पता है क्या? कि सिर्फ बॉडी का ग्रोथ करना है। ग्रोथ मतलब मसल्स ग्रोथ करने हैं, हाइट ग्रोथ करनी है। उस समय हमारी बॉडी का फोकस रिप्रोडक्शन पे नहीं होता। पर जब हम 9 साल की एज पे पहुंचते हैं, या जब आप 7th 8th में पहुंचते हो, उसके बाद में आपकी बॉडी ग्रोथ से फोकस हटा के फोकस डालती है किस पे? रिप्रोडक्शन पे। अब अगर ह्यूमंस को रिप्रोडक्शन करना है, तो मेल के अंदर बनना चाहिए स्पर्म, और फीमेल में बनना चाहिए ओवम, एग बनना चाहिए, करेक्ट है। जब आप, अगर हम बात करें 9 साल से पहले की, तो मेल की बॉडी, दे आर नॉट कैपेबल, भले ही उनकी बॉडी में पार्ट्स है, दे हैव टेस्टिस, बट द टेस्टिस आर नॉट डेवलप्ड इनफ टू मेक स्पर्म। पर जैसे ही वो एक सर्टेन एज पार करते हैं, धीरे धीरे बॉडी अपने आप को तैयार करती है उसके लिए रिप्रोड्यूस। तो वो कुछ नहीं, अभी जो आप जिस एज में हो ना, तो आपकी बॉडी तैयार कर रही है आपको कि आप फ्यूचर में रिप्रोड्यूस कर सके। ये सिर्फ बॉडी की तैयारी है। और ये जो तैयारी होती है ना, इस तैयारी में बॉडी बहुत सारे केमिकल बनाती है, जिसे बोलते हैं हॉर्मोन्स। इसीलिए ये सबसे विचित्र होती है इस एज में। ये जो आपको सबको जो चेंज फील हो रहे होंगे, आपको लगे, हमको इस एज का लगता है, सबको लगता है, हमको लगता था कि ये सिर्फ हमको ही मालूम है सब होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप हमसे पूछो तो मालूम है कि ये हमको भी हुआ था, तो ये कोई नया चीज नहीं है।
और जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी बोलोगे ये तो नॉर्मल है। पर तुमको क्या लगेगा अभी कि नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी इसको देखा ही नहीं। ये चेंजेस बॉडी में, ये चेंज का मतलब क्या पता है कि आपकी बॉडी अब आपको तैयार कर रही है कि आप सेक्सुअली भी मैच्योर हो जाओ। पहले आपकी बॉडी ने आपको ग्रोथ दे दी 9 साल तक, अब आपकी बॉडी जो है अपना पूरा ध्यान शिफ्ट करेगी आपको रिप्रोडक्टिव वाइज मैच्योर बनाने के लिए। जब हम बोलते हैं कि आप रिप्रोडक्टिव वाइज मैच्योर हो, इसका मतलब ये है कि जो बॉय है, लड़के हैं, उनकी उनके जो पार्ट्स है अब वो स्पर्म बनाने लग जाएंगे, और जो फीमेल है उनके जो पार्ट्स है उनकी जो ओवरीज है वो ओवम या एग वो प्रोड्यूस करेगी। बात समझ में आई? इस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? इस पीरियड के समय बॉयज और गर्ल्स दोनों में चेंज आ गए। कुछ चेंज ऐसे हैं जो बॉयज और गर्ल्स में इक्वल है, सेम है, सेम चेंज दिखेंगे आपको। कुछ ऐसे हैं चेंज जो सिर्फ फीमेल में आते हैं, गर्ल्स में आते हैं, मेल में नहीं आते। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मेल्स में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। तो वो वही पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंज आते हैं। लिस्ट द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो वो चेंज जो कॉमन है दोनों मेल फीमेल में, पहला, थिक हेयर ग्रोन इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज। हमारे जो आर्मपिट्स हैं, आर्मपिट बोले तो हमारे जो हाथ नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ हमारे हेयर उगने लग जाते हैं, बचपन में नहीं होते। करेक्ट है? ये संकेत है कि आप प्यूबर्टी में एंटर हो चुके हैं। बात क्लियर हुई? ओके। जहां पे आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स है वहां भी अब हेयर की ग्रोथ होती है, बचपन में नहीं होती। करेक्ट है? इसका ये संकेत है, उन्हीं को बोलते हैं जेनिटल एरिया। तो ये संकेत है कि आप प्यूबर्टी में एंटर हो चुके हैं। तो ये पहला चेंज है। छोटे बच्चों को देखना, उनमें ये सब कुछ नहीं होता। ये एक सर्टेन एज के बाद ही होता है। ये संकेत है कि अब आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही है उसके लिए। ठीक है? सेकेंड, आपकी स्किन अब ज्यादा ऑयली हो चुकी है और पिंपल्स भी इसमें बहुत होते हैं। छोटे बच्चों के अब उनकी आप स्किन की ऑयली देखोगे ना, इस समय आपकी स्किन बहुत ऑयली होगी। आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल बनाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये अगेन प्यूबर्टी का संकेत है। फिर लड़के हो या लड़की हो, पता है उनके हाथ पे वो रुआटी आ जाती है, छोटे छोटे बाल थोड़े उगने लग जाते हैं। सही बात है ना? ठीक है। तो थिनर हेयर ऑल्सो अपीयर ऑन द लेग, आर्म्स, फेसेस। हाँ, मेल के थोड़े से थिक हेयर हो जाते हैं वो बाद में जाके, फीमेल के फिर भी थिन हेयर तो होते ही हैं। अरे होते हैं ना भाई, सही बात है, उसे हम रुआटियां बोलते हैं। ठीक है। एंड सबसे जो अलग चीज है वो है we begin to we begin conscious and aware of both our body and those of other in new ways। देखो बचपन में आपको आपके बड़ी के बालों कहीं लेके जा रही है किसी फंक्शन में, है ना, आपको कुछ भी पहना दिया उड़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने नरेंद्र मोदी आए, विराट कोहली आए, उसके आप हाथ पे बैठ के सुसु कर दोगे, उसके डांसा पढ़ दोगे और रोगे। उस समय एक अलग ही जोन होता है, उस समय आपको दुनिया से कोई परवाह नहीं होती। पर अब मुझे बताओ, अब अगर आपके सामने विराट कोहली आ जाए, क्या वैसे बिहेव करोगे? जब आपका छोटा भाई होगा जो 5 साल का है, वो वैसे ही बिहेव करेगा। उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो विराट कोहली की नरेंद्र मोदी। इस समय हम अलग ही तरीके से बिहेव करने लगते हैं। हम ज्यादा कॉन्शियस अपने लुक्स के बारे में। हमको उसको दिखा नहीं यार, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम कैसे दिख रहे हैं, हमको ये ज्यादा मैटर करता है। बच्चों को मैटर नहीं करता। आप बच्चे कुछ भी बना दो, बोले कैसे बाल बना दो, बोले वो चलो स्कूल। हम ऐसे बड़े हुए हैं। मम्मी सुबह सुबह वो लेती थी वो सरसों का तेल, भाई एक बार तो तेल लगा दिया ना, बाल यूं ना चमड़ी के नीचे पड़ जाते थे, फिर प्लास्टर मार दिया यूं यूं काट होती घम घम, दो बाल दिखते थे। निक्कर पहना दी, निक्कर भी यहाँ से फटी हुई, ठीक है, तारा तारा स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब बड़े हुए तो नहीं, 5 5 दिन नहाते नहीं थे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अब शर्म आती है। ये प्यूबर्टी का संकेत है। ठीक है। तो ये वो चेंज है जो दोनों में कॉमन है। अब कुछ चेंज ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, बॉयज में नहीं होते। पहला है जो गर्ल्स का जो ब्रेस्ट का एरिया है वो इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है? ऐसा है कि इमेजिन करो कि वो गर्ल अगर रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक बेबी एक नया जीव दुनिया में आएगा। वो नया जीव 6 महीने तक किसी और खाना खा नहीं सकता। उसको एक स्पेशल तरह का फूड जिसे बोलते हैं मदर का मिल्क, जिसको हम पी से बड़े हुए, और वो फीमेल की जो ब्रेस्ट पार्ट है उन्हीं में ही बनता है। तो अगर ब्रेस्ट पार्ट डेवलप नहीं होगा फीमेल का, तो फीड कैसे करेगी फ्यूचर वाले जो भी
जो भी उसका जीव आने वाला है। तो इसलिए ब्रेस्ट रीजन जो है वो डेवलप हो जाता है। जो हिप रीजन है गर्ल्स का, तो ये वाला पार्ट है, ये भी ब्रॉड हो जाता है, बॉयज में नहीं होगा, बॉयज में थोड़ा ब्रॉड होता है। अब ये ब्रॉड क्यों होता है? क्योंकि यार एक बच्चे को पता है, जब एक बच्चे को माँ पालती है ना, तो ये नॉर्मली हमारे यहाँ तो होता है इंटेस्टाइन, वो यहाँ पे होता है। जब बच्चे हम बड़े हो, हम जब बड़े हो 9 महीने के होते हैं, कभी मम्मी को पूछना, उसको ढंग से सांस भी नहीं आती होगी, बॉडी के सारे ऑर्गन यहाँ पे फिट हो जाते हैं, इंटेस्टाइन तक यहाँ पहुंच जाती है मम्मी की, वो बेयरली सांस ले पाती होगी ये, तो उसकी जगह बच्चे को अपने अंदर समा वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है। एक बच्चे की वॉइस हो रही है, अब तुम्हारी वॉइस है। कभी कोई बचपन का वीडियो पढ़ा, अपनी आवाज सुना, अब अपनी आवाज सुनना, तुम बोलोगे ये कौन अक्षस बन गया मैं है ना। तो वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, थोड़ी भारी हो जाती है, ठीक है, बोले तो मर्दाना आवाज हो जाती है ऐसे। फिर जो जो मेल ऑर्गन है पेनिस, वो ओकेजनली एनलार्ज और इरेक्ट होने लगेगा। अगेन इसकी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेल को जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में डिलीवर करना है, और वो डिलीवर करने के लिए अगर वो मैनुअली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, या तो 2 तरीके हैं फीमेल के मेल गैमेट को फ्यूज करने के। आजकल टेक्नोलॉजी का नाम है आईवीएफ। आप एक सुई के अंदर में स्पर्म ले लो और देन जस्ट सुई की हेल्प से इंजेक्ट करो। अगर मैनुअली कर रहे हो तो मेल को डिलीवर करना पड़ेगा स्पर्म फीमेल की बॉडी में, और वो विदाउट द हेल्प ऑफ पेनिस नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ उसी के लिए ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। फिर जो मेल की जो टेस्टिस है, दे बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म। एक चीज रहेगी यहाँ पे, जब मैं बोलता हूँ गर्ल्स बिगेन्स टू मेंस्ट्रुएट, इसका मतलब है कि गर्ल्स में जो ओवरीज है, अब उन्होंने ओवम बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब वो भी होता है, ठीक है। तो ये वो चेंजेस हैं जो सिर्फ बॉयज में होते हैं पर गर्ल्स में नहीं होते। ये वो चेंजेस है जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, और ये वो है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इन सभी का मकसद क्या है? टू मेक यू और मी और एवरीवन प्रिपेयर फॉर सो दैट वी कैन रिप्रोड्यूस इन फ्यूचर, अगर हम चाहे तो, कोई जबरदस्ती नहीं। ओके, these changes are the signals that sexual maturity is taking place। अब सेक्सुअली भी अब मैच्योर हो रहे हो। जब हम बोलते हैं सेक्सुअली मैच्योर होना, इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी जो बॉडी है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग गई। बात समझ में आ गई? तो ये है प्यूबर्टी, इस समय ये चेंज होता है, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे व्हाट इज प्यूबर्टी, एक्सप्लेन करो। प्यूबर्टी कुछ नहीं है, जीवन का एक समय को प्यूबर्टी बोलते हैं। उस समय में क्या होता है, मेल के बनाने लग जाते हैं स्पर्म, और फीमेल के बनाने लग जाती है ओवम, बस उस समय को बोलते हैं। ये समय है जिंदगी, किसे बोलते हैं? प्यूबर्टी, किशोरावस्था। एक होती है बाल अवस्था 9 साल से पहले, एक होती है किशोरावस्था प्यूबर्टी, फिर एक यंग एज 18 से ऊपर, फिर बूढ़े हो गए 60 से रिटायरमेंट। तो ऐसे अलग अलग फेज है। प्यूबर्टी एक फेज है, एक समय है। इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल मतलब कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दैट इज ओवा मतलब फीमेल बनता है, स्पर्म मेल में बनता है, स्टार्ट इन द बॉडी, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है बॉडी, ठीक है। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज नोन एज प्यूबर्टी। इस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्लियर है? प्यूबर्टी एक समय का नाम, एक समय को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अभी आप सब लोग, और ये 18 तक चलेगा, सारे चेंजेस होंगे बॉडी में, सारे ऑल, एंड इट्स ऑल नेचुरल, कोई इसमें खराब चीज नहीं। बस इस एज का एक बुरी बात क्या होती है, बहुत डिफाइनिंग एज होती है। अगर आप मुझे पूछो, ये सब आप सबका अपना पर्सनल अनुभव होगा, डिफाइनिंग कैसे होती है। इस समय जो आपको लत लगती है ना, वो लत शराब की हो सकती है, क्योंकि तो होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे भी इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे। तो मैं बोलता इमोशन मतलब ज्यादा एग्रेशन, ज्यादा गुस्सा, सब होगा। आपको लगेगा ये सब खराब है, कोई खराब नहीं है। तो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से इंसान को इस एज में? सिर्फ जिंदगी को ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने अंदर जो जो बदलाव है ये समझते हो कि भगवान ने ही आपको दिए हैं। आप जिस इष्ट देव को पूछते हो, ये इष्ट देव ने ही आपको ये चेंजेस दिए, आपको वो तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए। तो इसलिए सिर्फ ऑब्जर्व करो और देखो कि
ठीक है, आप नोटिस करोगे कि आपको जो भी चीज ज्यादा डाल रही है परेशानी में, वो लंबे समय तक रहती है। वो आपको शायद दो तीन दिन करेगी, तो पता कुछ लोग क्या करते हैं, वो उससे निकलने के लिए दे स्टार्ट टेकिंग ड्रिंक और ड्रग्स, सबसे ज्यादा चीज होते हैं। और एक बार लत पड़ गई, एक बार दिमाग, मेरे भैया का फ्रेंड था, परिवार करोड़पति, जोधपुर जो सिटी है, सिटी के अंदर उसकी इतनी दुकानें हैं ना भाई, वो दुकानों से ही 5 लाख रुपए का भाड़ा आता है। पर्सनल धंधा तो अलग, पर्सनल भी, बाकी प्रॉपर्टी तो अलग। इतनी क्षमता है कि घर में 5 6 ऑडी वोडी आराम से रख दे, इतना करोड़पति। ठीक है, बहुत अच्छा मित्र था भैया जी, पड़ गया इन चीजों में। ठीक है, भैया ने मना किया, से मालूम पड़ा था, पर ठीक है, मेरे भैया भी उस समय प्यूबर्टी एज में थे, तो अभी तो होता नहीं कोई। ऐसी लत लगी ना उसको, अब बात नहीं मानोगे, उसके फादर फादर को, उसको मजबूरी से, जब उसको मालूम पड़ा ये बात, 20 या 21 साल का हुआ वो, तो पूरे 2 साल कमरे में बंद कर लिया था उसको। 2 साल कमरे में बंद किया। डॉक्टर ने बोला कि बंद नहीं करोगे ना, बाहर छोड़ दोगे, ये 2 साल तक, 2 साल में तो ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, वरना पूरी जिंदगी भर ये नशा करेगा। फिर धमकी देता है, क्योंकि अब तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि होता क्या है, अभी आपको कोई एक नया इमोशन आया, आपको वो कंट्रोल करना है। आपको लगता है कि मैं ड्रग्स खाऊंगा ना तो वो कंट्रोल हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा कंट्रोल उससे। वो तो नेचुरल है बॉडी, वो आप चाहे आज कंट्रोल कर लो तो कल वापस से आने वाला है। एक बार बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब उसको कैसे कैसे रोकोगे, नेचुरल ही है। तब आप बोलोगे कि सर मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी यदि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करे, कैसे हो सकता है भाई, एक ही तरीका है भाई, टेस्ट निकालो फेंक दो, तो फिर उसके साइड इफेक्ट होंगे। फिर टेस्ट और भी काम करता है दूसरे, तो वो मुक दो। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, इट्स ऑल नेचुरल, बस इस फेज को एंजॉय करो। ठीक है, और सीखो अपने आप कैसे चीजों के थ्रू निकलना चाहिए, है ना, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं बिहेव को तो ऐसे नहीं मेरा कि राजा बेटा बन के रहना, नहीं, एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सको, अच्छे इंसान कैसे बन सको, बस इतना समझ, इतना सीखना चाहिए। ठीक है, ये प्यूबर्टी वाला एज हो गया। अब आते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, अब जो मेल का ये पूरा सिस्टम है, इसका काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना और उस स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर डिलीवर करना। इसके लिए मेल को जो जो पार्ट यूज लगते हैं, उन सभी पार्ट के यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप देखोगे, ये है ब्लैडर जो किडनी से आता है, यहाँ हमारा जो ये होता है यूरिन, वो इकट्ठा होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ यूरिन के लिए, इसका कोई काम नहीं रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, टेस्टिस, ये आपको ये दिख रहा है आपको, ये इसे बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस, ये पाइप को। ठीक है, टेस्टिस को टेस्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, यहां बनता है स्पर्म। ओके, ये और ये दो ग्लैंड्स हैं, दो ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो केमिकल बनाते हैं। ये केमिकल क्या है वो समझेंगे। तो देखो देखो बेटा, होता क्या है, टेस्टिस, दो टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म, स्पर्म वास डेफरेंस से ट्रेवल करता हुआ यहां पहुंचता है। ये क्या है, ये वो पाइप है यूरेथ्रा, जिससे क्या होता है, हम यूरिन बाहर निकालते हैं बॉडी से। सही बात है। ठीक है, तो स्पर्म भी यहां पहुंचता है। जैसे ही स्पर्म यहां पहुंचता है, ये दोनों ग्लैंड, एक है सेमिनल वेसिकल और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये दोनों ग्लैंड एक लिक्विड छोड़ते हैं। उस लिक्विड में हमारा स्पर्म हो जाता है मिक्स, और तब उसे बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं, तो सीमन क्या होता है, इन ग्लैंड ने जो लिक्विड बनाया है वो और स्पर्म जब ये मिक्स हो जाकर बोलेंगे सीमन। ठीक है, फिर वो सीमन जो होता है वो इस ऑर्गन के थ्रू, इसका नाम है पेनिस, इसके थ्रू जो है वो फीमेल की बॉडी में डिलीवर होता है। तो ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अलग अलग पार्ट्स। अब आप देखो इसमें सब लिखे हुए हैं। पहला है टेस्टिस, दो होते हैं टेस्टिस। ठीक है, अ पेयर, दो है, लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। अच्छा पता है, हमारे जितने भी ऑर्गन है उससे एक ही ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी के बाहर है। ओके, वो है टेस्टिस। मैं मेल की बात कर रहा हूं, क्यों पता है, क्योंकि टेस्टिस को अगर स्पर्म बनाना है तो टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए। बॉडी के अंदर में कितना होता है, 30 से 40 तक। स्पर्म केवल बनता है 25 से 30 के बीच में।
इसलिए बॉडी के बाहर होते हैं ताकि स्पर्म बन सके। एक फिक्स स्पर्म बनना मतलब एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर टेस्टिस करता है। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि स्क्रोटम में होते हैं विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये हमारी होती है एब्डोमिनल कैविटी, हमारे यहाँ के बाहर की साइड होगा। स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, ये बाहर क्यों है? क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी से कम होता है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। लेक्चर खत्म हो गया? वापिस कर दिया। कर दिया ना, सब आ गए? कब का हो गया? ठीक है, अब देखो, अब क्या इसका काम क्या है टेस्टिस का? दो काम है। पहला तो मेल जर्म सेल बनाना मतलब स्पर्म बनाना, और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाना। ये कहलाता है मेल हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपकी मसल ग्रोथ, ठीक है, मसल ग्रोथ और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है। इस समय आपका टेस्टिस ये बनाना स्टार्ट कर देता है। इसका काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का? ये दो काम करेगा, ये रेगुलेट करेगा स्पर्म के प्रोडक्शन को कि कितना बनना चाहिए, और जो आपकी प्यूबर्टी में चेंज आते हैं, ये दाढ़ी आती है बॉयज में, वॉइस भारी हो जाती है, बाकी चेंज होते हैं, ये सब ये लाता है। तो प्यूबर्टी में टेस्टिस के अंदर में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है। ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्म और जो बाकी चेंज है आपकी बॉडी में आते हैं वो सब लाए। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये टेस्टिस, इसके दो काम, टेस्टिस बनाता है टेस्टोस्टेरोन और ये दो काम टेस्टोस्टेरोन। फिर जो हमने वो पाइप देखी थी वो है वास डेफरेंस। इसका काम कुछ नहीं है, स्पर्म को पास करना टेस्टिस से यूरेथ्रा तक, है ना, वो पाइप स्पर्म को लेके जाना है यूरेथ्रा तक। ठीक है, अब यूरेथ्रा क्या है? ये देखो, ये यूरेथ्रा ये कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। यहां से स्पर्म भी डिलीवर होगा और यूरिन भी डिलीवर होगा। ठीक है, तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, और इसके यूरेथ्रा एक पाइप है, इस पाइप के बाद दो मसल्स होती है, उस मसल्स को हम बोलते हैं पेनिस। और वो जो मसल्स है वो प्यूबर्टी के बाद में ऑकेजनली ओके एनलार्ज और इरेक्ट हो जाती है। तो यूरेथ्रा उस पाइप का नाम है, उस पाइप के दोनों तरफ मसल्स होती है, उन मसल्स के बाद एक चमड़ी होती है, तो उस मसल्स को बोलते हैं पेनिस। सो द आउटर कवरिंग ऑफ दिस यूरेथ्रा इज नोन एज पेनिस। ये सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, क्या करते हैं इन दोनों को बोलते हैं एसोसिएट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मतलब दो ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट। दे ऐड देयर सिक्रीशन, दे ऐड देयर केमिकल टू द स्पर्म। अब वो जो केमिकल उसे स्पर्म को दिया है उसमें दो चीजें हैं, एक वो केमिकल लिक्विड के रूप में ताकि उसमें स्पर्म स्विम कर सके। मैं आपको दिखाऊंगा स्पर्म कैन स्विम, उसके हाथ नहीं होते, पूंछ होती है। ठीक है, और दूसरा स्पर्म को खाना भी चाहिए, इट रिक्वायर्स सम फूड न्यूट्रिशन। तो स्पर्म को एक तो फ्लूइड मीडियम चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम अभी हम वो देखेंगे एक वीडियो जिसमें होता है फर्टिलाइजेशन। फीमेल की बॉडी स्पर्म पे अटैक करती है, एक मेल जो होता है वो फीमेल की बॉडी में 300 करोड़ स्पर्म रिलीज करता है एट अ वन टाइम। उसमें से केवल 20 पहुंच पाते हैं ओवम तक, सब मर जाते हैं। फीमेल की बॉडी सबको मार देती है। तो स्पर्म को कोई तो चाहिए ना थोड़े समय के लिए, भाई एक सेना अगर युद्ध में लड़ने जा रही है बेटा, तो युद्ध ही तो है स्पर्म के लिए, और क्या है, तो उसको साथ में राशन पानी चाहिएगा, तो राशन पानी है इसका। तो the chemical which are released by seminal vesicle and prostate gland, this fluid provide nourishment to the sperm and make their transport easy. They provide a fluid medium. Okay, sperm along with the secretion of gland, sperm और यहाँ से जो लिक्विड आया है वो, उन दोनों को मिला तो क्या कहलाएगा? सीमन। एंड द सीमन इज वाइट इन कलर। ये बात समझ में आ गई? तो ये पूरा है मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है ना, सो हो गए, ये पूरा है। और डायग्राम अगर आपको आना चाहिए एग्जाम में आता है। ठीक है, स्पर्म एक सेल का नाम है, इसी को बोलते हैं मेल गैमेट। बस प्यूबर्टी में आपकी बॉडी बस ये बनाना स्टार्ट कर देगी, जो बॉयज है उनकी बात कर रहा हूं। स्पर्म के 3 पार्ट है, हेड, मिडल पीस और टेल। टेल आगे बढ़ने में हेल्प करती है। हेड के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। मालूम है ना, हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 46।
पर स्पर्म ओवर में केवल आधे आधे होते हैं। स्पर्म में 23, ओवर में कितने होंगे? 23, मिलेंगे 46। ठीक है, तो ये स्पर्म का डायग्राम। ओके, ह्यूमन कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस? सेक्सुअली। ओके, वी हैव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट मींस दो गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, अब समझते हैं सेकंड जेंडर, फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अलग अलग पार्ट्स, उसके बारे में। तो ये देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका सबसे पहला पार्ट है ये, इस पार्ट को बोलते हैं वेजाइना। यह जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। ये एंट्री है यूट्रस के अंदर, ये वही जगह है जहां पे हम सब 9 महीने रखे हैं, यूट्रस। फिर इस यूट्रस से दो रास्ते निकलते हैं, दो ट्यूब निकलते हैं, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। और ये दो ट्यूब चिपकी होती है दो ऑर्गन्स, इनका नाम है ओवरी। इन ओवरी के अंदर ही क्या होता है? फीमेल गैमेट या फिर ओवम। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। मेल जो होता है वो अपने पेनिस की हेल्प से यहां पर डिलीवर करता है स्पर्म को, और फिर स्पर्म को ऑल द वे यहां से होते हुए, क्योंकि जो ओवरी है वो ओवम को यहां छोड़ेगी, तो स्पर्म को यहां से यहां तक ट्रेवल करना पड़ता है खुद से। ओके, और इसी यहां से यहां तक पहुंचने में भाई 300 करोड़ स्पर्म होते हैं, वो केवल 20 रह जाते हैं तक। फीमेल बॉडी को बिल्कुल नहीं बख्शती है, उसको कोई हेल्प नहीं है। तभी तो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो सब जो सबसे फिट स्पर्म होता है वही पहुंचता है। हम सब उसी के एग्जाम्पल है, क्योंकि सबसे फिट स्पर्म था जो पहुंचा था वहां पे। क्योंकि ऐसा भी होता है सारे स्पर्म मर जाते हैं, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। तभी तो बहुत से लोग जो लोग होते हैं उनके बच्चे नहीं हो पाते, ये रीजन है, स्पर्म इतना फिट होता ही नहीं है। फिर वो यूज करते हैं आईवीएफ। अब आईवीएफ क्या है? वो तो आर्टिफिशियल है, कोई भी स्पर्म उठा दो, अब उस स्पर्म में इतना दम नहीं हुआ तो ठीक है ऐसे। अब ऑर्गन्स बढ़ते हैं फीमेल के। पहला है ओवरी, दो होती है लाइक अवर टेस्टिस। पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, दोनों तरफ होती है, इधर और एक इधर। ये क्या करती है? फीमेल जर्म सेल मतलब ओवम बनाएगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल। देखो, मेल और फीमेल में एक फर्क है। फीमेल में ओवरी के अंदर ओवम बचपन से ही होता है। मेल के टेस्टिस बचपन से स्पर्म नहीं बनाते, वो प्यूबर्टी के बाद ही बनाते हैं। तो अब उसे जब ओवम अंदर पहले से ही है, तो फिर जो गर्ल्स होती है, छोटी गर्ल्स है ना, दे कैन रिप्रोड्यूस सिंस फ्रॉम द बर्थ। नहीं, वो ओवम मैच्योर नहीं होता है, ओवरी इसको छोड़ती नहीं है बॉडी के बाद, केवल प्यूबर्टी के बाद ही ओवरी जो होती है वो ओवम को रिलीज करती है। समझ गए? तो प्यूबर्टी के बाद ही होता है। तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ गर्ल, थाउजेंड्स, बहुत सारे इमेच्योर एग्स मतलब ओवम आर प्रेजेंट इन द ओवरी, पहले से ही होते हैं। ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही गर्ल्स प्यूबर्टी में आती है, सम ऑफ द एग मैच्योर, और फिर वो ओवरी से बाहर आ जाते हैं। कहा जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। वहां पे अगर स्पर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, वो आगे पढ़ेंगे। ओके, हर मंथ में, इसको मैं आगे भी डीप में पढ़ाऊंगा, मेंस्ट्रुएशन में एक मंथ में 2 ओवरी होती है, उसमें से 1 मंथ कोई भी एक ओवरी एक एग रिलीज करेगी। एक एग में क्षमता है कि वो पूरे इंसान को जन्म दे, कोई एक, हाँ, ओनली 1 ओवरी, दोनों में से कोई एक, वो कोई भी हो सकती है, वो किसी को नहीं मालूम, वो लेफ्ट वाली या राइट वाली कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरी। ओके, ओवरी क्या करती है? हमारा कौन सा है सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का है एस्ट्रोजन। तो जो भी चेंज आते हैं, ठीक है, मान लो कि अभी ये बनाना है, ओवम को मैच्योर करना है, ये करेगा। ठीक है, गर्ल्स में चेंज लाने हैं प्यूबर्टी के समय, है ना, ब्रेस्ट के एरिया को डेवलप करना है, हिप के एरिया को वाइड करना है। ठीक है, ये सब कौन करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन इज नोन एज फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। द फंक्शन, इसके काम क्या है? रेगुलेट टू मैच्योर ऑफ ओवम, ओवम को मैच्योर करना। दूसरा, ब्रिंग चेंजेस एट अ प्यूबर्टी। जो ह्यूमंस, जो मेल में कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या बनता है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टिस। क्लियर है? तो ये ओवरी का काम है। सेकेंड पार्ट है ओविडक्ट, ये ट्यूब या फैलोपियन। इसका कोई काम नहीं, इसका काम है सिर्फ जो ओवम ओवरी ने रिलीज किया है उसको रिसीव करना।
उसको रखना 1-2 दिन तक, ठीक है। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी, और उसको यहां से कहां भेज देता है, यूट्रस तक, ट्रांसफर टू द यूट्रस, ठीक। अगर स्पर्म चाहता है कि वो ओवम से मिले तो वो केवल यहीं पॉसिबल है। फर्टिलाइजेशन यहां होता क्या है, मान लो कि इस ओवरी ने ओवम छोड़ा, उस समय अगर स्पर्म यहां तक पहुंच गया तो ठीक है, तो 1 दिन वेट करता है, पहुंच गया, पहुंचना भी जरूरी नहीं है, उसके अंदर भी एंट्री मारनी पड़ती है, देखेंगे वीडियो, इट्स वेरी टफ, स्पर्म को बहुत दिक्कतें होती है, पहुंचने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो अंदर एंट्री भी पानी है उसके अंदर। अगर एंट्री मिल गई तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। और अगर एंट्री नहीं मिली, दोनों एंट्री मिली या नहीं मिली, दोनों केस में फिर वो जो ओवम है वो यहां से यहां पहुंच जाए। हाँ, अगर एंट्री मिली तो एक नया जीव पैदा हो जाएगा आफ्टर 9 मंथ, और एंट्री नहीं मिली तो जो गर्ल्स है उनके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो फर्टिलाइजेशन, सो मैं बोलूं ह्यूमंस में विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, किस जगह पे होता है फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट में होता है, वहां पे मिलते हैं स्पर्म। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस हियर, यहां पे गैमेट, ऐसा नहीं है यहां आएगा फिर यहां, ऐसा नहीं होता, हमेशा यहां मिलेगा, ठीक है। राइट या लेफ्ट किसी को नहीं। कोई भी, वो तो भाई मान लो कि इसने रिलीज किया, स्पर्म यहाँ पहुंच गया तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब स्पर्म यहाँ पहुंचेगा, हम देखेंगे यहाँ पहुंचेगा ना, तो आधे स्पर्म इधर मुड़ जाते हैं, आधे स्पर्म इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है। कि स्पर्म को तो मालूम नहीं कि भाई किधर है, ओवम किधर है, तो अगर मान लो इधर ओवम नहीं हुआ तो इधर वाले सारे खत्म, उनका वो अंतिम दिन था, और फिर इधर पहुंचेंगे, यहाँ हुआ तो भी गारंटी नहीं है कि अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं मिली तो खत्म, मिल गया तो ठीक है भाई, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे फिट जिंदा रहेगा। ओके, यूट्रस ये एक थैले का नाम है, पता है नॉर्मल जो साइज होता है, साइज यूट्रस का वो कितना होता है, इतना, इतना, इतना होता है, माचिस की डिब्बी से थोड़ा सा बड़ा है, पर आप सोचो उसमें कितनी क्षमता है कि जब वो बेबी अंदर डेवलप होता है तो वो इतना फैल जाए, ओके, जैसे इलास्टिक बैग, यूट्रस इलास्टिक बैग होता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चा दाना भी बोलते हैं ना, ये वही है। सो यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो डेवलपमेंट होगा। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, तो यूट्रस का जो गेट है वो सर्विक्स के थ्रू का खुलता है वेजाइना के, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता कैसे। चलो मेल पार्ट समझ में आ गया, फीमेल पार्ट समझ में आ गया, मेल एंड फीमेल बोथ आर कैपेबल इनफ, ओके, कि भाई दे कैन प्रोड्यूस अ न्यू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अब सिर्फ कैपेबल में कुछ नहीं होता है, मेल को स्पर्म डिलीवर करना पड़ेगा थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब वो स्पर्म डिलीवर हो जाएगा फीमेल की बॉडी में, फिर वहां से उसको सर्विक्स के थ्रू पहुंचना पड़ेगा ठेठ ओविडक्ट तक। मैं पहले बोला 300 करोड़ में केवल 20 पहुंचते हैं, उस 20 में से केवल एक को मौका मिलता है अंदर एंट्री का, वो भी गारंटी नहीं। तो कैसे होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में, यहाँ पर मैं बोल दूं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का मिक्स होना। जब दोनों होते हैं मिक्स तो क्या बनता है, जाइगोट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम ऐसे कह सकता है, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन और हाउ जाइगोट इज फॉर्म्ड, तो ऐसे लिखना है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब मेल डिलीवर द स्पर्म इन द फीमेल बॉडी, जो वेजाइना है वहां पे वो स्पर्म को डिलीवर करेगा, रिलीज कर देगा। द स्पर्म enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upward and reach the oviduct where they may encounter an immature egg, ovum. Only one sperm fuses with the ovum and it fertilizes the egg. Fertilize हुआ क्या कहलाएगा, सेल, ठीक है। तो वो सिमिलर तो ये है, यहाँ पे डिलीवरी होगी स्पर्म की, यहाँ से स्पर्म ये कहलाता है वजाइनल ओपनिंग, यहाँ से स्पर्म एंट्री मार गया सर्विस के थ्रू यूट्रस ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ेंगे। बस समझ में आ गई, ओके। अब मान लो दो पॉसिबिलिटी है, देखो ऐसा है कि
राइट फ्रॉम द प्यूबर्टी मीन्स राइट फ्रॉम द 9 या 10 साल की एज से एक फीमेल की बॉडी जो होती है वो ओवम प्रोड्यूस हो जाती है। अब हर 9 9 10 साल के बाद में मतलब 8th में आए तो फीमेल की बॉडी जो है वो एक महीने में एक बार एक ओवम बनाएगी। अब बेटा ऐसा तो नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हमारा मैरिज होता है जो भी है। तो तब तक क्या होगा फिर? तब तक जितने भी ओवम रिलीज हुए उनको तो स्पर्म मिला ही नहीं। अरे सही बात है ना? तो देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्पर्म पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर दे या फिर फर्टिलाइजेशन ना हो। दोनों केस में अलग अलग घटनाएं घटेगी फीमेल की बॉडी में। तो पहले समझते हैं कि व्हाट हैपन टू द फर्टिलाइज्ड एग। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब क्या होगा? तो अब ये होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जिसे जाइगोट बोलते हैं, वो एक सेल है, दो बनेगा, 4 10 20 25, ठीक है। एंड इवेंचुअली उसके साथ में ये होगा, देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर सारे इमेच्योर एग जिसे बोलते हैं फॉलिकल्स, वो अपने इतना डिप में जाने का नहीं। एक एग मैच्योर होगा, ओविडक्ट में आएगा, यहाँ पहुंचेगा, वेट करेगा, ये स्पर्म दिख रहा है, स्पर्म आ गए, स्पर्म आ गए, एक अंदर एंट्री मिल गया, फ्यूजन हो गया। एक सेल से बनेंगे कितने? दो, दो से कितने बनेंगे? 4 4 से 10 20 20, और फिर बहुत सारे सेल बन जाते हैं, और बहुत सारे सेल को बोलते हैं ब्लास्टोलाइसिस। क्या बोलते हैं? वो छोड़ दो। फिर ये जो ब्लास्टोलाइसिस है यही बन जाता है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है, और वो जाके जो है ये ना यूट्रस इसकी दीवारों में चिपक जाएगा, चिपक गया, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा, देखो ये चिपक गया यूट्रस से, फिर थोड़े दिनों बाद आपकी बॉडी ऐसी दिखेगी, फिर आपकी मुंडी दिखेगी, हाथ दिखेंगे, फिर पाँव भी आ जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी बॉडी पूरी डेवलप कर जाएगी, है ना। फिर आफ्टर 9 मंथ व्हेन वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, हम दुनिया में आ जाएंगे। सो इफ फर्टिलाइजेशन हैपन्स इट मींस प्रेगनेंसी इज एस्टेब्लिश्ड। बात समझ में आ गई? और वहां देखो, अच्छा फिर क्या होता है, जो फीमेल की बॉडी है और जो जो बच्चा है उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? मतलब हमारी नाभि होती है, तो एक बाहर होता है प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना। वो हमारी मदर का जो बॉडी उससे जुड़ा हुआ होता है। अब बेटा ऐसा है कि ये जीव है, इसको भी तो खाना चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ये तो बॉडी के अंदर है, कहां से आएगा? सब कुछ मदर की बॉडी देगी इसको, सब कुछ जो भी चाहिए इसको। इसको ऑक्सीजन चाहिए, मदर की बॉडी देगी, ये वेस्ट निकालेगा, मदर की बॉडी बाहर निकालेगी अपने खुद के थ्रू। इतना स्ट्रेस होता है मदर की बॉडी पे उन दिनों में, इट्स जस्ट अनबेरेबल। उसको दो जीव पालने एक साथ में, और कभी कभी तो ट्विंस भी हो जाते हैं, कभी कभी तो ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं। सो उस किस्म क्या होता होगा? सो इट्स वेरी हार्ड। तो ये होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। ये वही लिखा है। सो fertilized egg start dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted into the lining of uterus. वहाँ implant हो गया, where they continue to grow and develop organ to become fetus. fetus मतलब सारे organ बन जाएंगे, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा वहां पे फिट हो गया यूट्रस में, उसको जो भी न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? द एम्ब्रियो गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, वो पाइप नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर में बहुत सारा क्या होता है? सरफेस एरिया होता है, ताकि बहुत अमाउंट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट वो सब अंदर जा सके, बाहर निकल सके। बात समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ओके। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, आज फर्टिलाइजेशन हुआ तब से लेके बर्थ तक लगते हैं 9 मंथ अप्रोक्सीमेटली। इस टाइम को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ओके, सो दिस मंथ इज ऑल अबाउट 9 मंथ के आसपास, है ना। एक दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, सर एग्जैक्ट 9 मंथ, ऑन एवरेज 9 मंथ। ओके, जब 9 मंथ हो गए फिर क्या होगा पता है? फिर जो मदर का जो यूट्रस है वो यू होगा, यू नीचे ऑटोमेटिक होता है ये सब। तो इट्स जस्ट अमेजिंग, ऑटोमेटिक सब है ये सब, ना कोई हम करते हैं। इट्स स्पर्म भी ऑटोमेटिक बनता है बॉडी में, ओवम भी ऑटोमेटिक। मैं वही तो बोल रहा हूँ,
इंसान को सिर्फ भ्रम होता है कि वो सब खुद कर रहा है। मैंने क्या कहा था आपको, मैं इसे दो नसें काट दूं, आपकी दो नर्व्स काट दूं, खट खट, औकात है तो अपना हाथ खड़ा दिखा दो। हमारी कोई औकात नहीं, लिटरली हमारी कोई औकात नहीं। इसलिए हमको हमेशा उस भगवती का शुक्रिया भाई, सब सही से सलामत है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है जी, कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में। ये सब ऑलरेडी लिख के भेजा हुआ है कि ऐसे ही होगा। बस ये तो हम ही मूर्ख है, समझ रहे हम ही अलग है। हर बच्चा इस चीज में ही समझता है, मैं भी समझता था। मैं आपको क्या ताना मारूं, मैं खुद भी समझता था, पापा की एक बात नहीं सुनता था। मैं ही शहनशाह हूं, दुनिया उखाड़ लेंगे हम, ये सबको लगता है, पार्ट ऑफ द गेम। पर कभी ये बात समझ किसी समझाया ही नहीं कि एक्चुअल में ये उसकी कृपा है, और उसकी कृपा सबको ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। आपके भले ही दुनिया कितनी चल जाए, आपके अंदर सिस्टम वही रहने वाला है। वही बच्चा पैदा होगा, 9 साल का होगा, प्यूबर्टी आएगी, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, बड़े हो जाएंगे, मैरिज होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे, अगेन मर जाएंगे एक दिन, खत्म। यही चलता रहेगा, ये सिस्टम चेंज नहीं होने वाला। ये पहले से ही सबको लगता है कि सब आपने बनाया है, हाँ जी, हमने सिर्फ पढ़ा है, ऑलरेडी डिसाइडेड। सर एक मिनट, द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ यूट्रस। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पुश करता है उसको, वो फील होता है मदर को, है ना। और फिर मदर को खुद खुद भी ऐसे पुश करना पड़ता है, डॉक्टर भी पुश करते हैं, देन द बेबी इज डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी, और डिलीवरी हो जाती है। हाँ बोलो। सर वो ट्विंस है तो सर दो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। नहीं, दो ट्विंस में ऐसा नहीं होता है। ट्विंस का क्या सिस्टम होता है, ट्विंस का ही सिस्टम है। ट्विंस भी दो तरह के होते हैं। ट्विंस एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो होता क्या है, नॉर्मली बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है कि दोनों में से केवल एक ओवरी क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, ओवम। एक एक महीने में एक। कभी कभी ये होता है कि मान लो कि इसने ओवम बनाया, ओवम यहाँ आ गया, एक ही बना, एक स्पर्म आया, यहाँ मिल गया, जाइगोट बन गया। वो जाइगोट टूट के दो जाइगोट बन जाएंगे। अब दो जाइगोट तो कितने बच्चे, दो। पर वो बने तो एक ही जाइगोट से है ना, तो उन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन। उनका हमेशा जेंडर सेम होगा, तो फिर कोई ट्विन्स है, उनका जेंडर सेम है। आप समझ जाओ कि वो एक ही स्पर्म एक ही ओवम से बने। ये उस इंसान के हाथ में नहीं है कि वो दो होंगे कि नहीं होंगे, उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। समझ गए, ठीक है। अब ऐसा है कि हम जब बोलते हैं कि भाई एक ओवरी एक बनाती है, मैक्सिमम लोगों में ऐसा होता है। कुछ गर्ल्स की बॉडी बहुत हाइपर एक्टिव होती है, तो कभी कभार एक ओवरी दोनों ओवरी बना देती है, दो ओवम बन गए, स्पर्म यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा, दोनों हो जाएंगे फर्टिलाइज। अब पर ये बने हैं अलग अलग से, अलग अलग ओवम से बने, अलग जाइगोट से बने दोनों, तो इन्हें बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। बात समझ में आ गई। जेंडर का भरोसा नहीं। हाँ, अब जेंडर का इसमें भरोसा नहीं है, उसमें सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। आइडेंटिकल में सेम ही होगा कि वो एक ही जाइगोट से बने, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि एक जाइगोट बन जाता है 4 जाइगोट। सबसे हाईएस्ट 7 बच्चों का रिकॉर्ड। यस, हाँ, अफ्रीका में एक लेडी है, उसको उसको तकलीफ है बॉडी में, उसको तकलीफ है बॉडी में, उसको अपनी बॉडी में तकलीफ है सच में। मैं तो भाई उसको बोलते हैं, उसको नाम दिया है कुछ मामा गर्ल का नाम दिया, आई डोंट नो। रिकॉर्ड है तो 7। हर बॉडी उसके लिए ना बेटा, वो बहुत ज्यादा पेनफुल बात है। कभी वो जब बात करती है इंटरव्यू में, मैं देखा था पूरा इंटरव्यू, वो लिटरली से रो रही है। मैं क्या करूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जस्ट से थैंक्स टू दैट कि आपके ऐसा नहीं होता, वरना इट्स अनबेरेबल। ठीक है, तो ये अभी तो हमने क्या पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। अब यहाँ तो कोई सवाल है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होगा, यूट्रस में, यूट्रस से फिर क्या बनेगा, फीटस मतलब भ्रूण, एक पूरा जीव बन जाएगा। फिर मदर और बच्चे में क्या होगा, एक टिश्यू, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या होता है, बहुत सारा सरफेस एरिया, उससे क्या मिलता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। बच्चा जो वेस्ट बनाता है अपने सेल के अंदर में, वो सब मदर की बॉडी के थ्रू बाहर हो जाता है।
ठीक है, आफ्टर 9th मंथ, जिसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, द बेबी इज रिलीव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर जाइगोट फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट मींस प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हुई, अब क्या होगा फिर ओवम का? ठीक है, तो अब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, इसका मतलब पीरियड्स, ठीक है, उसमें क्या होता है अपन को वो भी देखना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको है ना एक फर्टिलाइजेशन एक एनिमेशन है, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा था आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जिसमें सुई से एक स्पर्म को निकाला जाता है। जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो पाते वो इसका हेल्प लेते हैं। ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, ध्यान से देखें। तो देखो मैं आपको दिखा, ये आपको दिख रहा है, ये स्पर्म है, ठीक है, जो भी मेल पेरेंट्स है वो अपने स्पर्म को डॉक्टर को देगा। डॉक्टर ऐसी माइक्रोस्कोप के, ये सुई इतनी पतली होती है ना, ये तो जो जूम किया माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको, ये सुई एक स्पर्म जितनी बड़ी साइज की होती है, एक स्पर्म ये दिख रहा है आपको, स्पर्म एक स्पर्म को अलग करते हैं, ठीक है, और वो सुई के अंदर ले लेंगे। देखना इसको, ये ले लिया, ठीक है, स्पर्म वापस बाहर भी निकल जाएगा, वापस अंदर ले लेंगे इसको, ठीक है, ये अभी ये स्पर्म यहाँ आ गया, ठीक है, अब ये इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ओवम रखा हुआ, फीमेल की बॉडी से ओवम बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये दिस इज दी अननेचुरल वे, ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा ओवम दिख रहा है, ऐसा दिखता है ओवम। अब कभी आप सोचो, इसको देखो और अभी खुद को देखो, कहाँ है आपकी मुंडी, कहाँ है आपके हाथ पांव? तो है क्या नहीं कुदरत का करिश्मा कि एक राउंड चीज, कितना भयंकर वो इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, हम देखो, आई डोंट नो वो कौन है, वो कैसा है, पर जस्ट, तो ये ओवम है, अनफर्टिलाइज्ड है, ठीक है, इसके अंदर को अब क्या इंजेक्ट करेंगे, स्पर्म कहाँ पे है, उस सुई के अंदर में, ठीक है। अब इस ओवम को किसी की हेल्प से थोड़ा पकड़ेंगे, और अब देखना सुई को भी कितनी तकलीफ होगी ओवम के अंदर एंट्री पाने में। ये इसको होल्ड कर दिया अच्छे से, अब आप देखना, आप यहाँ देखना कितना मुश्किल है। देखो अभी यहाँ से स्पर्म आएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे ये वाला पार्ट, ये स्पर्म है, ये आगे यहाँ पहुंचेगा, उसको सीधा इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। हमको करना कुछ नहीं, हमको सिर्फ बस 2 फ्यूजन करवाना है, ये आर्टिफिशियल फ्यूजन है। अब देखना, क्या दिख रहा है, तो कितना मुश्किल है। अब ये स्पर्म, इसको ये ऐसे अंदर पहुंचा, हो गया फर्टिलाइजेशन, खत्म, बन गया जाइगोट। ये स्पर्म आया यहाँ से, ये सुई की एक्सेस को यहाँ रिलीज करेंगे, ये हो गया रिलीज, ये रहा दिख रहा है, रिलीज हो गया, बाहर निकल गई, जाइगोट बन गया, बच्चा तैयार। फिर इसी को उठाकर रख देंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश्ड। समझ गए? ये तो वही है जो आर्टिफिशियल। पर अगर बात करें नेचुरल वे की, तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम इसमें था पर शायद नहीं है। पिक्चर देखो बेटा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये उसका एक वीडियो है। आपको ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, ये 300 करोड़ स्पर्म है। एट अ टाइम मेल कितने स्पर्म डिलीवर करेगा नियर द सर्विक्स ऑफ वेजाइना ऑफ फीमेल, इतना। ये भीड़ देखो आप, इन 300 करोड़ में से केवल 20 या 30 पहुंचेंगे ओवम, ठीक है। अब इसकी जर्नी देखना, ये भीड़ देख रहे हो, ये सब स्पर्म, ये एंट्री हो गए। जैसे ही एंट्री मारी, फीमेल की बॉडी इसको अटैक करना स्टार्ट करेगी। देखो ये देखो धजिया उड़ रही सबकी, ये वो सबसे वीक स्पर्म थे, फिर थोड़े मजबूत वाले थोड़े आगे जाएंगे। या वो देखिए टेल, ये टेल उनको आगे ले जाएगी, ये पूंछ, ये है सर्विक्स वाला एरिया। अब देखो बेटा ऐसा है
कि फीमेल की बॉडी ने अगर ओवम रिलीज नहीं किया है, ये गेट परमानेंट बंद रहेगा, कोई भी इसको एंट्री मारेगा नहीं, सब बाहर ही मर जाएंगे। पर अगर फीमेल की बॉडी ने ओवम रिलीज किया है तो उस एक दिन के लिए सर्विक्स ओपन रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए, ओनली फॉर वन डे, ज्यादा ज्यादा एक दिन और कुछ घंटे और। तो अगर सर्विस बंद है तो खेल खत्म, अगर ओपन है तो फिर वो आगे। बहुत सारी आपत्ति। ये केवल तभी ओपन होगा जब अगर ओवम रिलीज हुआ, रिलीज नहीं होती बंद नहीं होता गेट, इट्स लाइक अ गेट टू द यूट्रस, ठीक है, वैसे तो बंद होता है। अगर ओपन है मतलब ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, तो फिर स्पर्म इसके थ्रू अंदर एंट्री मारेंगे, वो भी, ये सर्विस भी अटैक करता है स्पर्म को, बड़ा मुश्किल है स्पर्म के लिए पहुंचना आगे, बहुत सारे स्पर्म यहीं मर जाते हैं, मतलब आधे ज्यादा तो यहीं मर जाते हैं। ये स्पर्म आगे एंट्री जा रहा है, बहुत सारे यहीं फंस जाएंगे, और कुछ होंगे जो थोड़े ताकतवर होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। और ये सर्विक्स के थ्रू अब आ गया यूट्रस, ये आया। अब वहां भी दिक्कत है, फीमेल के वाइट ब्लड सेल, हमारी आर्मी होती है, वो भी धान है थी, देखना अभी सबको लपेट, ये लो खा लिया, चाउमीन जैसे खा लिया इसको, ये इस तरीके से होता है। एक मिनट बेटा, देखो अब आपको ये दिख दो रास्ते, ये लेफ्ट वाली फिलोपियन ट्यूब और ये राइट वाली, या लेफ्ट जो भी है, आधे जाएंगे इधर, आधे जाएंगे इधर, गए। अरे तो वीडियो में दिखाया है, सिर्फ नहीं समझ में आया, यहाँ आते तो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। अब ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर का फोटो, उस अभी हमारे बुक में इतना डीप में नहीं है कि भाई अंदर का पार्ट का ये नाम है, सिर्फ अपने तो क्या है, फेलोपियन ट्यूब में एंटर हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, इतना लिखना है। पर मैं तो समझाता हूँ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये होते हैं, पर तुमने पढ़ा था सीलिया, ये सीलिया होती है, ये सीलिया अब थोड़ी सी हेल्प करेंगे किसको, स्पर्म को, ये बताएंगे भैया उधर जा उधर जा, पर दिक्कत है बहुत सारे स्पर्म इसके अंदर भी फंस जाएंगे, है ना। थोड़ा इसीलिए गाइड करते हैं, ये देखो अब इतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले थी, कुछ तो यहीं भैया सबका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच के कुछ केमिकल रिलीज करती है फीमेल की बॉडी, वो केमिकल स्पर्म को ओवर एग्रेसिव बना लेती है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से स्पर्म की स्पीड और बढ़ जाती है, यहाँ थोड़ी सी हेल्प मिलती है फीमेल की बॉडी से, ठीक है। तो देखना अभी ये सीधा बनेगा फरारी, ये है, और अब सामने आ गया ओवम, ये रहा ओवम, यहाँ भी दिक्कत, ओवम तो अंदर है, उसके बाद होता है सुरक्षा कवच, पहले इसको पार करो। अब जो 20-30 पहुंचे हैं उसमें से आधे तो यहाँ नहीं पड़ जाएंगे, अब देखो कितने पहुंचे, बताओ कितने निकले उस समय, और कुछ गिने चुने दिख रहे, ये रेस में नंबर 1, एग्जैक्ट 11 नहीं होता एग्जाम में, 11 लिख के बता सब में बताया था। हाँ ये देखो यहां से भी एंट्री है, मुश्किल है, फिर भी कोई बागड़ बिल्ला वगैरह घुस जाएगा अंदर, तो सीधा एंट्री अंदर मिल जाएगी। ये पहुंच गया, अब यहां पहुंचा, अब यहां से इस पता है वो, पता जब वो सुई एंट्री की थी तो एक वो एक परत थोड़ी सी आगे खिसकी थी, बस वो ये परत है, ये बड़ी मुश्किल है पेनिट्रेट, ये एक बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे स्पर्म ट्राई करेंगे, ठीक है, एंट्री केवल, और जैसे एक को एंट्री मिली तो सभी मर जाएंगे, और बस कभी भी 2 स्पर्म एंटर नहीं करेंगे, मिलती नहीं है एंट्री, वो मिस का पूरा पूरा ध्यान रखता है। ओके, ट्राई कर रहा है, कुछ केमिकल रिलीज करेगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी, और अगर ये ज्यादा मजबूत हुआ तो उस कवच को भी तोड़ देगा, ये बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, तो इसको लगेगा मैं जीत गया, नहीं जीता,
अब देखो यहां तक तो 2-3 और पहुंचेंगे। सबसे पहले जो इसको टच करेगा बस वो उसको एंट्री मिलेगी। तो इसको टच करना, 2-3 और पहुंचेंगे, पर जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको एंट्री मिल गई, बाकी सारे भाई मर जाएंगे। तो देखो भी और भी लोग पहुंचेंगे इधर, देखो देखिए 2-3 पहुंच रहे हैं। तो एक ये है, एक वो है, ये पहले में टच हो गया, खत्म, बाकी सब लपेट, ट्राई मत करो। अब इसको फीमेल का ओवम पकड़ के सीधा अंदर, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम? 23। फीमेल में कितने? 23। दोनों मिलेंगे बनेगा न्यूक्लियस 46। सही, ठीक है, ये हो गया फ्यूज। बाकी सबका खेल खत्म, वो सब अब भगवान भरोसे, ठीक है। और फीमेल के बाद कुछ केमिकल भी रिलीज करेगी ओवम, ताकि एंट्री मिले ही ना, एकदम टफ कवर बन जाएगा, ठीक है। और बाहर का कवर एकदम टफ बन जाएगा एंड सारे जितने भी आपके ये स्पर्म से ही सारे सबकी डेथ हो जाएगी। अब एक स्पर्म अंदर एंटर हो चुका है, ये वो अभी अभी ट्राई कर रहा है, पति क्यों ले सर वो जानने हैं। जॉन में है। देखो अब ये आया स्पर्म का डीएनए 23 क्रोमोसोम। अब देखो ये रियल वीडियो है, अब तो एनिमेशन में अब रियल है ये। देखो दिखा डीएनए, डीएनए इकट्ठा क्या बनेगा? क्रोमोसोम 23 बनेंगे, ये स्पर्म के 23, ये बन गए 23 क्रोमोसोम, ये बन गए गाठी, बन गए ये 23 गाठी है यहाँ के, और 23 गाठी फीमेल के। गाठी तो है और क्या है, कुरकुरे, कुरकुरे नहीं है। और ये फीमेल के 23 क्रोमोसोम, ठीक है। वो 10 लग रहा है 23, ये ओवम का न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे 46 जाइगोट। जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे ना, फर्टिलाइजेशन डन, ये फाइनल स्टेज। और जैसे ही ये मिलेंगे इसी समय रिजल्ट हो जाएगा बंदे की हाइट या बंदी की हाइट जो भी है, जेंडर, ठीक है, बालों का कलर, आंखों का कलर, उंगलियां कितनी 10 15 20 1 2 5 4, सब कुछ इसी मूवमेंट में हो जाएगा डिसाइड। एक जीन ये, एक जीन यहाँ से, कोडिंग, ये कोडिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तैयार, रेडी, 46 क्रोमोसोम। अब क्या होगा? अब वो ज्यादा भी ट्राई कर रहे हैं, बस भाई बस। अब जो यूट्रस है ये है फर्टिलाइज्ड है, क्या है ये? अब इसको भेजेगा आगे, ये 1 से 2, 2 से 4, फिर एम्ब्रियो, फिर कहाँ इम्प्लांट होगा? यूट्रस में। बाकी हमने पढ़ लिया, ये तो है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो देन फीमेल बॉडी विल मेंस्ट्रुएट, मींस पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं, यहाँ तो क्लियर है भाई। अब देखो, अगर सपोज करो कि वी विल डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल को पीरियड्स क्यों होते हैं, क्या कारण है? क्योंकि ऐसा है, आफ्टर प्यूबर्टी हर मंथ, साल में 12 बार फीमेल की बॉडी 12 ओवम बनाएगी, ओके। ऑब्वियसली है, एक समय के बाद ही सारे प्रोसेस होते हैं, तो उस समय जितने ओवम बने सब बेच जाएंगे। तो अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये नॉर्मल फेज, इस समय जो आपकी ये ओवरी है, एक ओवम को क्या कर देगी? तैयार करेगी, और उस ओवम को, अब आपको दिख रहा है पहले ये डॉट अंदर है, अब ये डॉट कहाँ पे है? बाहर दिख रहा है ना। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके, हाँ देखो अभी डॉट अंदर है, अभी डॉट कहाँ पे है? बाहर। तो जैसे ही ओवरी ने ओवम छोड़ा, तो ये मुझे बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि स्पर्म आ भी सकता है? इनको तो मालूम नहीं कि कब स्पर्म आएगा। तो अब ये देखो, ये यूट्रस की दीवारें हैं, आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है रेड कलर का? तो यहाँ देखो, यहाँ ये दीवार मोटी हो गई ना। यूट्रस व्हेन फीमेल बॉडी ओव्यूलेट्स, मतलब वो जब ओवम रिलीज करती है, देन यूट्रस लाइनिंग बिकम थिक। ये कुछ नहीं है, ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, क्योंकि फीमेल अपने ब्लड के थ्रू ही तो होती है कांटेक्ट में अपने बच्चे से,
तो ये तैयारी है कि अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई तो वो जायगोट आके कहाँ चिपकेगा, तो वो ये उसकी तैयारी है, जहां पे भर भर के होती है ब्लड वेसल्स. So the wall of the uterus become thick. Uterus prepare itself for the anticipated pregnancy. अब स्पर्म तो आया नहीं, ओवम केवल एक दिन वेट करेगा, स्पर्म नहीं आया, फिर वो स्पर्म वो जो ओवम है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ वो ओवम आगे बढ़ के यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंच गया. ठीक है, अब इस ओवम की कोई जरूरत नहीं है. वो जितना भी एक्स्ट्रा लाइनिंग था, ब्लड और वो ओवम, वो सब फूट जाएंगे और फिर यहां से जो ब्लड है वो सर्विस के थ्रू थ्रू वजाइना बॉडी के बाहर निकलेगा. दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स. तो ये होना ही होना है. आफ्टर अगर पीरियड्स हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर मैं आपको दिखा दूं. तो कुछ ऐसा होता है. मान लो कि फीमेल को आज चालू हुए पीरियड्स, फर्स्ट डे ब्लीडिंग हो रही है, 5 दिन नॉर्मली अप टू 5 डेज या 2 दिन रहता है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया. फिर छठे दिन से 14 डेज तक ओवरी एक नए ओवम को तैयार करती है, बस समझ गए. फिर 15 से लेके 19 दिन तक कभी भी ये छोड़ सकती है किसी भी ओवम को. इस समय इसकी दीवारें मोटी हो जाएगी, समझ गए. ठीक है, 19 हो गया. अब यहां से लेके यहां तक ये यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है, 1 दिन के लिए. उसके बाद में फिर ये यहां से लेके यहां तक जब नहीं आया फिर आगे बढ़ेगा, धीरे 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 होते 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 यहां पहुंचेगा. जैसे 28 दिन हुए, ठीक है, ब्लड ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट. 5 दिन चलेगा, वापस से वही चीज हर मंथ रिपीट होती है. ये साइकिल है पूरा. हाँ, अगर प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो गई तो सीधा यहाँ हो जाएगा इम्प्लांट. फिर 9 मंथ तक कोई भी ओवरी कोई भी ओवम बनाएगी नहीं. ठीक है, फिर पूरी बॉडी का ध्यान जो होता है फीमेल का वो सिर्फ उस प्रेगनेंसी पे होता है. क्लियर है. एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो अगेन नेचर का ही देन है, हमने खुद कुछ नहीं बनाया. ओके तो कितने लोग लेक्चर में देखना बेटा. ओके देखो, अब वही क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा. द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ बाय थिकनिंग इट्स वॉल टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. ठीक. द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक स्पॉन्जी बिकॉज फॉर द सपोर्ट ऑफ द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो सपोर्ट चाहिए उसको भाई, तो उसके लिए सब तैयारी है. When fertilization not take place, मतलब स्पर्म आया नहीं, ठीक है, अगर आया तो अंदर एंट्री मिली नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं. दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी मोर. अब चाहिए नहीं भाई. दिस लाइनिंग ब्रेक्स, टूट जाती है, एंड कम आउट ऑफ द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. ठीक है, दिस साइकिल हैपन अराउंड एवरी मंथ. और इस साइकिल को बोलते हैं मतलब एक साल. बस वो व्हाट इज अ ईयर, साइकिल है, 1 से लेके 365 वापस रिपीट. नहीं ऐसा सेम वे मेंस्ट्रुएशन भी है, 1 से लेके 28, 1 से लेके 28 या 30, डिपेंड अपॉन द फीमेल. इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन है मतलब जो ब्लीडिंग है वो 2 से लेके 8, अगेन डिपेंडिंग ऑन द फीमेल, सबका अलग अलग होता है. ओके, किसी के 3 दिन ब्लीडिंग होती है, 4 दिन, 5 दिन, अगेन डिपेंड अपॉन द बॉडी. तो ये पूरा है अबाउट द ह्यूमन सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, 2 जेंडर थे, मेल फीमेल, वो पढ़ लिया हमने, बात समझ में आ गई. ठीक है, ओके. अब ऐसा है, 2 खतरे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में. पहला डिजीज पास होने, दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी होने. 2 खतरे होते हैं इन सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो 2 खतरे हैं, बीमारियों के और अनवांटेड प्रेगनेंसी के.
तो व्हाट आर द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड सेक्सुअली? तो वो डिजीज जो सेक्सुअल वे की वजह से ट्रांसफर होती है उन्हें बोलते हैं एसटीडी, कौन नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। दो होती है, एक फैलती है बैक्टीरिया की वजह से, एक फैलती है वायरस की वजह से। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? गोनोरिया और सिफिलिस। वायरल कौन सा है? वाट और एचआईवी एड्स। ये आपने खूब सुना होगा। ये तो कोई भी क्योरेबल है, इसका इलाज मिलेगा। सेक्सुअल ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में दो खतरे लेके आता है। पहला, द फर्स्ट डेंजर इज ऑफ एसटीडी डिजीज, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देयर आर टू टाइप, बैक्टीरियल एंड वायरल। नाम ध्यान रखना, बुक में दिए हुए गोनोरिया एंड सिफिलिस एंड साइफिलिस, सॉरी, एंड वायरल में वाट और एचआईवी एड्स। अगर प्रिवेंट करना है इसको तो फिर जो, देखो दो तरीके हैं प्रिवेंट करने के, ठीक है। वो अपनाना पड़ेंगे मेल फीमेल को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वो तरीका है दैट इधर मेल और इधर फीमेल दे बोथ कैन हैव कॉन्डम्स। अगर वो ये इसका इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या, सीधी सी बात है। देखो ये डिजीज होती कैसे, जब मेल और फीमेल बॉडी कॉन्टेक्ट में आती है ना तो कुछ आप कह सकते हो कि ब्लीडिंग, ब्लड, जो दोनों का ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। तो अगर एक कवर हो, कॉन्डम कुछ नहीं, कवर है, जो मेल होता है वो अपने पेनिस को पहनता है, उससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। पहला, मेल की बॉडी का जो भी फ्लूइड है, भले वो स्पर्म हो या फिर कोई भी ब्लड हो, ब्लीडिंग हो, वो फीमेल की बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं आती। तो एसटीडी डिजीज को रोकने का सबसे एक ही तरीका है, ओके, वो है आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो कॉन्डम आते हैं, मेल एंड फीमेल कॉन्डम, बोथ, दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा खतरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा, ठीक है। What are the different method of, okay, how to prevent an unwanted pregnancy in the female? आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी ना हो, ऑब्वियसली आप जानते हो कि यार देखो ऐसा है कि हर मंथ, मतलब कि 9 महीने में बच्चा हो गया, ठीक है, फिर अगेन फीमेल बॉडी तो वो प्रोड्यूस करेगी, तो वापस स्पर्म मिल गया तो फिर तो हर साल में एक बच्चा तैयार। अपन नहीं कहते पाकिस्तान के चाचा जान चार चार बेगमें होती है। हाँ, पाकिस्तान में एक भाई है, उसके 28 बच्चे हैं, और वो साफ साफ बोलता है औरत खेती है। हाँ, आपको नहीं मालूम? ये तो अपने इंडिया की जो हिंदू लड़कियां वो इतनी हाय हाय है ना, वो यार वो सब मूवी में दिखा देते हैं, वो फॉर्म में आ जाती है, फिर वही आके गदन बलता चूरी, कलमा पढ़, फिर होती है खेती, उनकी खेती है ये, लिटरली उनका एक ही मकसद है, पॉपुलेशन बढ़ाओ, जितने जाहिल बढ़ेंगे उतने काम आएंगे काफिरों को मारने में, और जितने काफिर मरेंगे धरती हमारी जाएगी, धरती हम राज करेंगे, फिर क्या होगा, मरने के बाद में हूरें मिलेंगी। ये वो जाहिल दुनिया जो उनके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो अनवांटेड, हम सभ्य लोग हैं, हम जानते हैं कि भाई 2 बच्चे खूब है, 2 या 3 इनफ, पर उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको तैयार करना है फ्यूचर के लिए, खर्च पैसे चाहिए उसके, उनको तो कौन खिलाएगा, तो अल्लाह खिलाएगा, और नौकरी कौन देगा, तो क्या मोदी देगा, ए बिल्लो, जब खाना वो खाएगा तो नौकरी भी अल्लाह से मांगो, क्यों भाई, ऊपर जो हूरे हैं उनको सम्मानने के लिए लेके जाओ साथ में, तो ये गजब है सिस्टम। खाना अल्लाह देगा और नौकरी मोदी देगा, क्यों भाई, जूते देगा मोदी तो, सीधी सी बात है। तो ऐसा है, तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है देन वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकते हो, फिर भी बीमारी नहीं होगी और फिर भी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं होगी। क्या तरीके हैं वो पढ़ते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। हमारे तो देखो, हमारे कल्चर, अगर आपने सुना खजुराहो टेम्पल, आपने कभी उसके ऊपर की मूर्तियां देखी है, दे आर इरोटिक इमेज, 2 पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो फोटो है उधर, उधर भगवान की फोटो नहीं है। तो जो मंदिर में ये सब है,
आप बोलोगे सर कितनी घटिया, क्या घटिया है? जस्ट थॉट साइड में रखो, ये प्रोसेस दिया किसने आपको? क्या आपने खुद ने बनाया? जीवन में अलग अलग फेज होते हैं। हम ये मानते हैं, हम ये मान हमारे जो पूर्वज थे वो ये मानते थे। अब जानते हो, आपने सुना है काम सूत्र? व्हाट इज काम सूत्र? इट इज अ डिफरेंट वेज इन विच टू पार्टनर कैन बी इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। कितने कितने तरीके, आप कैसे एक दूसरे को लाइफ टाइम तक साथ में रह सकते हो खुशी से, वो तरीका है उस काम सूत्र के अंदर में। सोचो, ऋषि मुनि लिखा है वो। आप जो आज सोचते हो ना ये वेस्टर्न वाले इतने, वो हमारे यहाँ 2000 साल पहले मंदिर के ऊपर ऐसे फोटो लगा दिए लोग, फिर भी उनको दिक्कत नहीं थी उससे। ये एक मैसेज है हमारे लिए, ये जीवन का एक फेज है। इसमें इसमें पूरा इसकी आदत भी पड़नी चाहिए। ये भी जीवन का पार्ट है, इसका भी आनंद लो। ठीक है, एक परिवार होना चाहिए। ठीक है, बच्चे बड़े करो, समाज में अच्छे से रहो। जीवन का हर रस का अनुभव लेना चाहिए इंसान को, किसी का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। उनका सजेशन वो था। कभी खजुराहो टेम्पल देखो, अभी अभी आप क्या हो, आप सच करोगे फिर आप, तुम दोस्त हो तो बता, तू सच करो फिर ये ऐसा ऐसा है, उसको साइड में सोचना। 2000 साल पहले जब आज लोग ये सोचते हैं, ऐसा इतना अजीब सोचते हैं चीजों के बारे में, उसमें तो कितना लोग अभी सोचते होंगे, फिर भी लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मंदिर आज भी आन बान शान से खड़ा है, तो लोग वहां जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो वेजाइना को पूजने वाला मंदिर भी है, आसाम में है, जहां पे योनि की पूजा होती है। योनि मीन्स वेजाइना। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज, तुम हम सब तीसरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। वो ये, उनको ये बात अंदर से अच्छे से मालूम थी। ये जो चीजें हैं ये उनको ऊपर से ही मिली। अगर ये खराब होती तो वो देता क्यों उनको? ये खराब तो हम बनाते हैं, 28 की फौज लगाते हैं, दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, तो हम करते हैं। ये खराब नहीं है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का एक पार्ट है, जैसे खाना खाना एक पार्ट है, खेलना एक पार्ट है, ठीक है, कमाना एक पार्ट है, घूमने जाना एक जीवन का पार्ट है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जीवन का एक पार्ट है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो वो आपकी इच्छा है। करना चाहते हो तो उसमें इंडल्ज नहीं होने का, बस उसका जो भी एक प्रोसेस होता है वो होना चाहिए, देन करो, जीवन को आनंद लो। तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकनी है तो आपको लेने पड़ेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। 4 मेथड है: मैकेनिकल बैरियर, केमिकल मेथड, आयुषीड़ी मेथड, सर्जिकल मेथड। 4 तरीके हैं। पहला पढ़ते हैं मैकेनिकल बैरियर। फीमेल अपने, पता है आखिर में स्पर्म एंट्री क्या मारेगा यूट्रस में? सर्विक्स से। सर्विक्स के ऊपर कैप लगा दो, भले ही सर्विस का दरवाजा खुला है, उसके ऊपर ही आपने कवर लगा दिया, स्पर्म एंट्री मिलेगी नहीं। प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश, प्रेगनेंसी कब होती है एस्टेब्लिश? जब स्पर्म ओवम मिलते हैं ना। आपको ये तो करना है कि स्पर्म को ओवम को पहुंचने देना नहीं है, ऐसे खत्म। या फिर मेल जो है वो कॉन्डम का इस्तेमाल कर ले, तो जितना भी सीमन होगा वो कॉन्डम में इकट्ठा हो जाएगा, थ्रो अवे द कॉन्डम, खत्म। ओके, आपको सिर्फ ये तो करना है, इट्स प्योर साइंस, कुछ नहीं है। दूसरा तो मैकेनिकल बैरियर है, ये यूज करती है फीमेल्स, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। केमिकल मेथड, पिल्स, फीमेल बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, फीमेल पिल्स ले लेती है। पिल्स क्या करती है? ओवम, ओवरी को रोक देती है ओवम को रिलीज करने से। ओवम रिलीज होगा नहीं, स्पर्म पहुंचेगा, ओवम होगा नहीं, स्पर्म मर जाएगा, प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होगी नहीं। बट डेंजरस है, फीमेल की बॉडी के लिए खराब है। फीमेल की बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। इसी बात कभी कभी हमारे घर में जब फंक्शन आता है तो कैसे हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे ही पूरी फीमेल की बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये सो इट इज, कभी कभी ठीक है, पर हर बार ये करना बॉडी पूरी खत्म हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट मेरा मानना है कि ये है मैकेनिकल बैरियर, कोई इसमें हार्म नहीं है। ठीक है, एक है लूप और कॉपर टी। कॉपर टी कुछ नहीं होता, लूप को कुछ नहीं है, कुछ चीजें आती हैं। कॉपर टी शेप का एक आता है सब्सटेंस, फिर क्या करती है अपने यूट्रस में इंस्टॉल कर लेती है ना, अपने हाथ से कर सकते हैं आराम से, वो थ्रू वेजाइना पुश करो ऊपर, पहुंच जाएगा यूट्रस तक। उसके अंदर कॉपर होता है, जैसे ही स्पर्म पहुंचता है कॉपर तक, सारे स्पर्म ही मर जाते हैं, सब स्पर्म मर जाते हैं कॉपर टी की वजह से। ठीक है, उसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर सर्जिकल मेथड,
वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। यार मुझे बात बताओ, ये जो स्पर्म है ये कहां से कहां बनता है? टेस्टिस में। पेनिस तक पहुंचता है कौन लेके आता है? वास डिफरेंस। काट दो वास डिफरेंस को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, ओवम यूट्रस तक पहुंचता है कौन लेके आता है? फेलोपियन ट्यूब। काट दो। तब पर वो दूसरे कुछ काम नहीं करती। बस वही उसको एक बात नहीं, एक ओनली एक ही काम वास डिफरेंस का, स्पर्म को लेके जाना, खत्म, काट दो। हाँ, अब दिक्कत भी है कि भाई कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे अंदर, सीधी बात, आपने कुछ डिस्टर्ब किया है, पर ठीक है, इतना तो इंसान झेल सकता है। तो ये सर्जिकल मेथड है, ठीक है। सबका मकसद एक है, स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने देने का नहीं। देखो मैं इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कॉपर टी कैसा होता है। ये है आपके कॉपर टी, देखो ये कॉपर टी ऐसा आता है। पर फीमेल बहुत शिकायत करते हैं, अगर आप किसी मिलोगे विद गायनेकोलॉजिस्ट तो बोलेंगे कि कॉपर टी नहीं करना चाहिए, ये बहुत इरिटेशन प्रोड्यूस कर लेता है। सो ऐसे ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू हैंड से पुश करते हैं, यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यहाँ स्पर्म रिलीज हुआ, स्पर्म यहाँ पहुंचा, यहाँ कॉपर है, सारे स्पर्म मर जाएंगे, एंड देन जस्ट ये धागा पकड़ के बांध कर दो। ये कॉपर टी। ये है फैलोपियन ट्यूब को कर देना, ठीक है। और देखो ये दिख रहा है, वास्ट डिफरेंस है, कट कर दिया, बस। ये फैलोपियन ट्यूब है, कट कर दी, बांध दिया। फैलोपियन ट्यूब आर टाइड एंड कट, सर्जिकल मेथड। आपने सुना है नसबंदी करवाते हैं? हाँ सुना है ये वर्ड, नसबंदी? हाँ ये नसबंदी है कि भाई आदमी ने नसबंदी कर दी, मतलब उसने अपने वास्ट डिफरेंस कटवा दी। फीमेल ने करी नसबंदी, मतलब उसने अपने फैलोपियन ट्यूब कटवा दी। ठीक है, इसी को बोलते हैं नसबंदी, ठीक है, ये भी प्रोसेस है। सो ओके, अगर अगर वास्ट रेफरेंस को ब्लॉक कर दिया काट के तो बोलेंगे वेसेक्टोमी, और अगर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया काट के तो बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। कॉपर टी यूट्रस में प्लेस करते हैं, इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। केमिकल मेथड पिल्स है, ओरली ली जाती है, इट चेंजेस द एंटायर हार्मोनल बैलेंस ऑफ द फीमेल बॉडी, इट प्रिवेंट द फीमेल बॉडी टू रिलीज द ओवम, ओवम रिलीज होगा नहीं, प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होगी नहीं, डेंजरस है, नॉट रिकमेंडेड। यानी बोलो डॉक्टर बोलता है, ठीक है। फिजिकल बैरियर, कॉन्डोम का इस्तेमाल करो, ठीक है। या फिर सर्वाइकल कैप या डायफ्राम, अगर डायफ्राम भी एक परत होती है तो फीमेल अपने वजाना में इंसर्ट कर लेती है, ठीक है। दैट्स इट, ये सारे पार्ट। इसका मकसद क्या है? सेक्सुअल, अच्छा एक सेकंड, इन सभी में से केवल कॉन्डम ही वो चीज है जो आपको एसटीडी और अनवांटेड प्रेगनेंसी दोनों से बचाएगा, बाकी ये सब नहीं बचाएंगे। हाँ भाई, आखिर में एसटीडी होता क्यों है? व्हाट इज एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। होता क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेल का जो पेनिस है वहां से कुछ ब्लीडिंग होती है, और अगर मेल की बॉडी के अंदर ब्लड की कोई बीमारी है तो वो कहाँ पहुंच जाएगी? फीमेल की बॉडी में। तो अगर आप चाहते हो कि वो ब्लीडिंग मेल के पेनिस से पहुंचेगी फीमेल की बॉडी तक, तो आपको कॉन्डम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो केवल कॉन्डम ऐसी चीज है जो आपको कहां से बचा सकती है? बोथ फ्रॉम द डिजीज एंड ऑल्सो फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर आपने वेसेक्टोमी की है तो सिर्फ प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होगी, बीमारी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन भी है, अ फीमेल इंसर्ट अ कॉपर टी इनसाइड द बॉडी, डज दैट कैन हेल्प द फीमेल टू सेव फ्रॉम एसटीडी? नो। बात समझ में आई? केवल एक ही ऐसा है जो सेव करेगा दोनों से, बाकी ये जितने भी होते हैं ना वो सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी बचाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होता। क्लियर है? ओके, अब एक लास्ट है, फीमेल फोर्टिसाइड्स। पता है आजकल क्या हुआ है? कुछ देशों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो क्या होता है कि देखो अभी ये दिक्कत इंडिया में नहीं है। अभी इंडिया में आज की डेट में लड़कियां ज्यादा हो गई लड़कों से, ये नया डेटा है। पहले किसी एरिया में ऐसा होता था कि अच्छा, अब बोलो सर ये भी क्यों गलत था? ये तो लोगों को बुराई नहीं थी, आई है समाज से, बाहर से आते थे सब ये मुस्लिम लोग। सबसे पहले उनका फिक्स सिस्टम है, आदमियों को मारो, औरत को पकड़ो, खेती करो। उनका एक ही मकसद है, बकरों की तरफ फैल जाओ।
औरतों को छोड़ते नहीं थे। राजस्थान में कुछ गांव ऐसे हैं ना, वहां पे पड़ता है दूध पीती। पर कभी आप मैंने बहुत समय से एक चीज करना छोड़ दिया है, पुरानी प्रथाओं की बुराई करना छोड़ दिया है। मुझे मालूम है वो मिट जाएगी ऑटोमेटिक, पता है क्यों छोड़ दिया है? ये तो हमको तो मालूम ही नहीं था वो बनी क्यों है। अब दूध पीती क्यों बनी, बोलो पता उसमें क्या होता है? जैसे ही बच्ची पैदा होगी ना, बच्ची को तुरंत जहर करके मार देंगे। कितना खराब है, पता है बनी क्यों थी? रामायण महाभारत में कभी देखा सीता माता को ये घूंघट पहनते हुए? कभी देखा द्रौपदी को रामायण महाभारत में? कभी रामायण में एक जगह भी लिखा घूंघट? अरे हुएन सांग आया था इंडिया यार, कभी उसने लिखा क्या इंडिया में घूंघट था? लिखा ही नहीं उसने। घूंघट था ही नहीं इंडिया में, लड़कियां बेड से घूमती थी यहाँ पे, ये कंसेप्ट ही हमारे यहाँ नहीं था। ये बाहर से ये गंदगी ये जाहिल लोग लेके आए। राजस्थान में अटक होते थे, लड़कियों को उठा के लेके जाते थे। अब लड़कियां घर की एक इज्जत होती है, माँ समान होती है। अब राजा तो बचाने आता नहीं है, फिर लोगों ने क्या किया पता है? लड़कियों को मारना स्टार्ट कर दिया। लड़की होगी तो लोगों को अटैक करने आएगा नहीं, खत्म खेल। इसलिए वो दूध माँ बन गया, प्रथा बन गई। फिर धीरे वो प्रथा बन गई फिर उनके लिए वो। आज मानता हूं आज उनको छोड़ देना चाहिए, बना इस कारण से था। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले की खराब है बुरा है? इसी तरह हम लोग हम होते ना बेटा, तो मार मार के बोलते बेटा ऊपर देख, कचक बन गए मुसलमान। ऐसे होता था पहले। बंदूक तलवार की नोक पे होता था ऐसे। ठीक है, तो अभी भी आजादी के बाद भी इंडिया में एक प्रैक्टिस बहुत हुई कि फीमेल चाइल्ड को गर्भ के अंदर ही मार देते थे, क्योंकि आजकल तो बहुत जल्दी यू कैन इजीली डिटरमाइन कि भाई लड़का है कि लड़की होगी। ठीक है, तो दिस प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द फीमेल चाइल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर इज नोन एज फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड। अब ये दिक्कत नहीं है इंडिया में। अब ये मैं कहा ना, सामाजिक बुराई और बड़ा गर्व करना। हम हमारे जो समाज है, हिंदू समाज, एक ऐसा समाज है जिसमें हर चीज कोई ना कोई कारण से अस्तित्व करती है, और अच्छी चीज भी बुरी चीज भी। हम ही वो समाज है ना जो सबसे ज्यादा अपने आप में चेंज ला सकते हैं। मुस्लिम समाज इतने सालों से है, क्या चेंज लाया उन्होंने? आज भी वो वैसे वैसे जीते हैं। क्रिश्चियन जो है क्या लाया चेंज उनका? आज भी वो फालतू बातें मानते हैं, पहले गले वाली बातें। हिंदुओं को देख लो, जो भी बुरा है हमने सब छोड़ दी। दूध पीती था, अब वो खत्म हो गया। सब परिवर्तनशील केवल एक ही समाज, वो हमारा समाज है। ये तो आप पे उंगली ऐसे वैसे वैसे वैसे। और अच्छा, आपको जाहिर भी बोलेंगे कि यार लो, आप योनि को पूछते हो, खाजूराहो मंदिर के ऊपर ऐसे फोटो है, ऐसे बोलेंगे आपको। सोचो आप वो उन लोगों का माइंड कैसा होगा, वो कितना ओपन होंगे चीजों के बारे में। सोचो किताब लिखी गई है भाई, कामसूत्र, कि कितने तरीकों से आप सेक्सुअलिटी को कर सकते हो। आज से 2000 साल पहले वात्सायन ने लिखी थी, ऐसे सुना है हमारे। काम है क्या? काम, व्हाट इज काम? the feeling of sexually the feeling of to indulge yourself sexually with other, वो काम है। तो किसी फीमेल की बच्चे को गर्भ में मार दिया गया, फीमेल फोर्टिसाइड। अनहेल्दी अनहेल्दी है, जो सेक्स का रेशियो है वो बिगड़ता है। लड़के ज्यादा होंगे तो लड़के कम होंगे, सीधी सी बात है भाई। लड़के कुंवारे रहेंगे, है ना, फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्ला 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 है, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ओके, चैप्टर खत्म। अब यहाँ तो भाई कोई लाइट ऑन कर दे, कुछ है तो भाई पूछ लो फटाफट।